एक लड़का, जिसकी उम्र 16 साल से अधिक नहीं थी, बिखरे भूरे बालों और गहरे हरे रंग की आंखों के साथ, जिनके चारों ओर काले घेरे थे, कब्रिस्तान के भीतर 3 कब्रों के सामने ठंडे कंक्रीट के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। उसके चेहरे के नैन नक्श बहुत आकर्षक तो नहीं थे, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो उसे आम लड़कों से अलग करता था। गर्म, सुनहरी धूप उसकी त्वचा को छू रही थी, जो उसके नीचे की कठोर सतह के साथ एक आरामदायक विपरीतता प्रदान कर रही थी। पक्षियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि हवा में व्याप्त थी, जिससे शांति का एहसास हो रहा था। प्रत्येक कब्र के सामने फूलों का एक गुलदस्ता रखा गया था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। जीन करूमी, सर्वश्रेष्ठ माँ, आदर्श बेटी और एक दयालु इंसान। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। रोनाल्ड करूमी, सबसे अच्छे पिता, परेशान करने वाले बेटे और एक दयालु इंसान। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। लिया करूमी, एकदम सही बेटी और सबसे प्यारी छोटी बहन। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। लियो ने अपने सामने कब्रों पर लिखी बातें पढ़ते हुए धीरे से मुस्कुराया। कब्र के पत्थरों का डिज़ाइन बहुत साधारण था, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई अन्य रिश्तेदार था जो मदद कर सके। दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष उनके दादा दादी का निधन हो गया था। हर दिन वह स्कूल के बाद अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए यहाँ आता था। काश वह ड्राइवर नशे में न होता। काश उसने उन्हें रेस्तरां जाने के बजाय घर पर ही रहने के लिए मना लिया होता। शायद अगर वह उनके साथ चला जाता तो परिणाम कुछ और होता। अपने विचारों को दूर करते हुए वह खड़ा हो गया और उन्हें बताया कि उसका दिन कैसा बीता। उद्धरण चिन्ह ... मैं आप लोगों से कल फिर मिलूंगा, लियो ने कहा और अन्य आगंतुकों की सहानुभूतिपूर्ण निगाहों को अनदेखा करते हुए वह जाने लगा। एक युवा किशोर लड़के को कब्रिस्तान जाते देखना कई अटकलों को जन्म दे सकता है। मैं आज काम करने के लिए बहुत थका हुआ हूँ। मैं आज बाद में बीमार होने का बहाना बना लूंगा, लियो ने खुद से कहा। उसका काम करने का मन नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह कभी छुट्टी नहीं लेता था और जिस सुपरमार्केट में वह काम करता था, उसका मैनेजर एक दयालु बूढ़ा आदमी था जिसे उस पर दया आती थी। पब फ्यूचर एड्स। अपना फ़ोन खोलकर उसने अपने दोस्त नाथन से संपर्क किया। सिंह, आज काम छोड़ रहा हूँ। घूमना चाहते हैं? नाथन, क्षमा करें, आज बास्केटबॉल मैच है। नाथन, चलो कल स्कूल के बाद बाहर घूमते हैं। लियो, बिल्कुल, कोई चिंता नहीं। तुम्हारे मैच के लिए शुभकामनाएं। नाथन, धन्यवाद। जैसे ही उसने अपना फ़ोन बंद किया, उसके होठों से एक आह निकली। ठीक है, मुझे लगता है कि आज मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, उसने खुद से कहा और अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। चूंकि घर कब्रिस्तान के नज़दीक था, इसलिए उसे पैदल घर पहुंचने में केवल 20 मिनट लगे। वह जिस अपार्टमेंट में रहता था वह आकार और कीमत में काफ़ी अच्छा था, जिसे उसके माता पिता ने खरीदा था, जहां वह उनके साथ रहता था। मैं घर पर हूँ, उसने कहा, दरवाज़ा खोलकर अपने घर में प्रवेश करते हुए। जब भी वह वापस आता था तो उसे कोई जवाब न सुनने की आदत हो गई थी। मुझे लगता है कि कुछ आदतें कभी नहीं बदलतीं। ये सोचते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोफे पर बैठने से पहले अपने जूते उतार दिए। वहाँ एक किताब रखी थी जिसे वह उस सुबह स्कूल जाने से पहले पढ़ रहा था। वाह, मुझे आज सुबह सबसे रोमांचक भाग पर रुकना पड़ा, लियो ने कहा जब उसने पुस्तक का शीर्षक उठाया, जिसका शीर्षक था पाथ ऑफ हीरोज, बैटल अगेंस्ट डैंड, जिसके मुखपृष्ठ पर एक लड़का दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए दिखाया गया था। तारांकन, 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 तारांकन। हाँ, पिछले 3 घंटों से किताब पढ़ने के बाद उसने जोर से सांस लेते हुए किताब बंद कर दी। सूरज पहले ही डूबने लगा था। वह खड़ा होकर एक गिलास पानी लेने चला गया। वास्तव में, ये सोचना कि उनके जैसा कोई व्यक्ति तब मर जाएगा जब कहानी अभी आधी ही पूरी हुई होगी। काफ़ी समय हो गया था जब उसने कुछ इतना मज़ेदार और रोमांचक पढ़ा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में कहानी का हिस्सा था और नायक का जीवन जी रहा था। हालांकि अगर उनकी कोई एक शिकायत थी तो वह ये थी कि नायक के पास हरम था।
वह हरम का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था, लेकिन इसके अलावा सब कुछ एकदम सही था। वह कहानी का बाकी हिस्सा पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका और उसने जल्दी से अपना गिलास पानी से भर लिया। लेकिन जैसे ही वह एक घूंट पीने वाला था, गिलास उसके हाथ से गिर गया और जमीन पर बिखर गया तथा पानी भी छलक गया। आह छी, यह क्या बकवास है। लियो ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसे अचानक बहुत चक्कर आने लगा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जिससे देखना मुश्किल हो गया। ये क्या हो रहा है यार, क्या मैं मर रहा हूँ? काउंटर को कसकर पकड़ते हुए उसने खुद को स्थिर करने की कोशिश की। हाँ, उसकी सांसें छोटी और कठिन हो गईं। क्या मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है? इस उम्र में? उसने अपनी छाती को पकड़ लिया और महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है, और वह सोफे की ओर चलने की कोशिश करने लगा जहां उसका फ़ोन रखा था। मुझे एम्बुलेंस बुलानी होगी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, सोफे पर रखी उसकी किताब से पूरे अपार्टमेंट में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैलने लगी। उसे अपनी आंखें कसकर बंद करनी पड़ी क्योंकि प्रकाश के कारण उसकी आंखें अंधी हो रही थीं, जिसके कारण उसे अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। अब क्या हो रहा है? क्या मैं भी भ्रमित हो रहा हूँ? सभी घटनाओं से खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वह फिर से सोफे की ओर चलने की कोशिश करने लगा। अभी तक जैसे ही वह पुनः आगे बढ़ा, जमीन पर पानी होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह टूटे हुए टुकड़ों पर गिर गया। वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि टूटे हुए कांच के टुकड़े उसकी पीठ में गड़ रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही है, जिससे उसके लिए फिर से खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया है। लियो अब उस चकाचौंध करने वाली रोशनी को नहीं देख सकता था, इसके बजाय उसे केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा था और चारों ओर तारे ही तारे थे। मैंने अपना सिर जोर से मारा होगा। वह फिर से आसानी से सांस ले पा रहा था और उसका दिल शांत हो गया था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वह करा उठा और जमीन पर लेटने के बजाय खुद को ऊपर धकेलने की पूरी कोशिश करने लगा। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने सहन किया और अंततः फिर से खड़ा होने में कामयाब हो गया। अपने गालों पर पड़ती हवा और पत्तों की सरसराहट की आवाज़ को महसूस कर वह थोड़ा शांत हो गया। मैं अभी मरा नहीं हूँ। इंतज़ार। हवा और पत्तों की आवाज़ सुनकर उसे अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी आंखें खोलीं, जो पूरे समय बंद थीं। जब उसने अंततः उन्हें खोला तो वह अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बजाय एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर था। चारों ओर देखने पर उसने टूटी हुई इमारतें देखीं, कुछ एक और झुकी हुई थीं, कुछ आधी खड़ी थीं। हर जगह मलबा बिखरा पड़ा था, पुराने घरों और इमारतों के अवशेष। पेड़ों की शाखाएं और अन्य पौधे कई इमारतों को ढक रहे थे, जो खंडहरों से लिपटे हुए थे। ये किसी ऐसे परित्यक्त शहर में रहने से अलग नहीं था, जहां सदियों से कोई नहीं रहता था। मैं कहाँ हूँ? लियो ने चारों ओर देखते हुए खुद से पूछा। कुछ ही सेकंड पहले वह अपने अपार्टमेंट के अंदर था और अब उसने खुद को किसी सुनसान शहर में पाया। क्या ये किसी प्रकार की शरारत है? उसने सोचा। शायद वह सोशल मीडिया पर शरारत करने वालों के उन गरीब पीड़ितों में से एक बन गया था। लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक लगता है, इसलिए ऐसा नहीं है। उसके शरीर के आसपास का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, हर पल के साथ असहनीय होता जा रहा था। अरे यार, मुझे क्या हो गया है? वह हर चीज़ से निराश हो रहा था, लेकिन जब उसने खुद को जांचा तो उसे कुछ अजीब बात नजर आई। क्या मैं लंबा हो गया? उसके शरीर में दर्द तो था, लेकिन साथ ही अजीब भी लग रहा था। उसे अपनी पीठ पर खून का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। मांसपेशियां। मुझे व्यायाम करना याद नहीं। वह कभी भी जिम जाने या किसी भी प्रकार का खेल खेलने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने असली कसरत केवल तभी की जब उनके परिवार की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रतिदिन लगभग 7 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही वह सोच रहा था, उसने खाली सड़क के बीच में एक पुरानी टूटी हुई कार में अपना प्रतिबिंब देखा। जब उसने टूटे हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसका प्रतिबिंब एक युवा लड़के का था जिसके बाल गहरे काले गोमेद जैसे थे, इतने काले कि ऐसा लगता था कि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को सोख लेते हैं तथा अनियंत्रित लहरों के रूप में उसके कंधों पर गिरते हैं। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो धूप में चमकते माणिकों की याद दिलाती थीं, मनमोहक और तीव्र। उसका रंग ताज़ा गिरी बर्फ पर चांदनी की तरह पीला था, जो उसके काले बालों और चमकदार आंखों के साथ बिल्कुल विपरीत था। उनकी आकृतियां सुंदर ढंग से गढ़ी गई थीं, सीधी नाक, ऊंची गाल की हड्डियां। संक्षेप में, उनमें असाधारण सुंदरता थी जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, एक ऐसा गुण जो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति की निगाहें सहजता से अपनी ओर खींच लेता था। और किसी से मेरा मतलब था कोई भी। लियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वर्षों से खिड़की को घूर रहा था, लेकिन अंततः वह अपने विचारों से बाहर आया और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। क्या बकवास है?
यह मैं कैसे हूँ? वह निश्चित रूप से जानता था कि प्रतिबिंबित व्यक्ति वह बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाल भूरे और आंखें हरी थीं। वह निश्चित रूप से उतना सुंदर नहीं था, हालांकि उसे यह स्वीकार करने में बहुत दुख हुआ। आखिर क्या हो रहा है? पब फ्यूचर एड्स। जैसे ही उसे घबराहट होने लगी, उसकी धड़कनें फिर से उसकी छाती पर जोर जोर से धड़कने लगीं। उसे शांत होने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक उसके सिर में चुभन सी होने लगी। आह! वह चिल्लाया और जमीन पर लौटने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में चाकू घुस गया हो और वह मुड़ता जा रहा हो। दर्द असहनीय था क्योंकि अचानक यादें उसके दिमाग में आने लगीं। यादें जो उसकी नहीं थीं। सुनहरे बालों और लाल आंखों वाली एक परिपक्व और खूबसूरत महिला ने एक युवा लड़के को धीरे से गले लगाया, जो उसके जैसा दिखता था जब उस लड़के ने एक बुरा सपना देखा था। युवा लड़का खुले घास के मैदान में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुश्ती लड़ रहा था जो महिला का युवा संस्करण लग रहा था, लेकिन उसके विपरीत युवा लड़की के बाल लड़के की तरह काले थे और मां की तरह लाल आंखें थीं। काले बाल और आंखों वाले एक सुंदर आदमी ने उसे धीरे से तलवार चलाना सिखाया। चाहे वह कितनी भी गलतियां करे, वह आदमी हमेशा उसके साथ धैर्य रखता। तमाम तरह की यादें उसके मन में उमड़ती रहीं, उसके साथ विलीन होती रहीं। उनसे उसका हृदय गर्म हो गया। जो भावनाएं उसकी अपनी नहीं थीं, वे उसकी होने लगीं। जिन लोगों को वह नहीं जानता था, वे भी उसके परिचित होने लगे। जो अनुभव उसके पास नहीं थे, वे उसके अपने होने लगे। उसके मन में उमड़ने वाली अंतिम यादें और भावनाएं दर्दनाक थीं। वह सुंदर आदमी और वह लड़का, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, यूरोपीय और एशियाई महाद्वीपों की सीमा पर गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो चरण 3 की अनेक शून्य दरारें दिखाई दीं, जिससे सभी लोग अराजकता में फंस गए। मनुष्य झुंड में घिरते जा रहे थे, क्योंकि लड़के के पिता को वहां तैनात सेना की मदद से शून्य प्राणियों से बचाव करना पड़ रहा था। वहां के लोग भागने लगे क्योंकि उन्हें जिंदा ही मार दिया गया और खाया जा रहा था। हालांकि लड़का वहां से कभी नहीं गया और उसने सब कुछ अपने सामने घटित होते देखा। उसकी आखिरी याद ये थी कि लड़के के पिता ने उन जीवों का सफाया कर दिया था जो खून से लथपथ थे, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, इससे पहले कि सब कुछ अंधकार में हो जाए। कुछ समय बाद उसके सिर का दर्द अंततः कम होने लगा, क्योंकि यादें और भावनाएं पचाने में आसान हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया, वह बुदबुदाया। अपार्टमेंट में वह जो किताब पढ़ रहा था, उससे निकलने वाली चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। अचानक वह अपने आप को कहीं से एक परित्यक्त शहर में पाता है। वह व्यक्ति जिसे उसने कार की खिड़की के प्रतिबिंब में देखा था। जब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हुआ था, तो उसके होठों से एक हथप्रवाह निकल गई। मैं नायकों के मार्ग नामक पुस्तक के अंदर हूँ। उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास करना कठिन लगा। और जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ, मैं अब लियो करूमी नहीं हूँ, बल्कि मैं अज़रियल क्रिम्सन हूँ। तारांकन 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 तारांकन। अज़रियल क्रिम्सन, एक ऐसा पात्र जिसका पुस्तक में कभी उल्लेख नहीं किया गया। उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, तथा कथानक से उसका कोई लेना देना नहीं था। एकमात्र अतिरिक्त, या कम से कम पूरी तरह से नहीं। उसके अस्तित्व का एकमात्र कारण शायद ये था कि लेखक के पास नायक को मुख्य नायिकाओं में से एक के करीब लाने का एक बहाना था, जैस्मीन क्रिम्सन, जो क्रिम्सन कबीले की अगली प्रमुख और पृथ्वी पर सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं में से एक थी। वह हीरो अकादमी में छात्र परिषद की अध्यक्ष भी थीं और पाथ ऑफ हीरोज की मुख्य पात्रों में से एक थीं। जी हाँ, अज़रियल की बड़ी बहन, जो किताब में अपने किसी बेहद करीबी की मृत्यु के बाद उदास हो गई थी और किसी से भी अपने दिल का नाता तोड़ लिया था, और शुरू में सभी को ठंडी लगती थी। नायक, स्वभाव से दयालु होने के कारण, उसे सांत्वना देने और उसके महत्वपूर्ण व्यक्ति के खोने के दुख से उबरने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, और अंततः कई प्रयासों के बाद उसका दिल जीतने में सफल होता है। ऐसा लग रहा था कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका छोटा भाई अज़रियल क्रिम्सन था, क्योंकि यह कभी नहीं बताया गया कि उसका सबसे करीबी व्यक्ति कौन था, यहाँ तक कि क्रिम्सन कबीले ने भी नहीं। क्रिम्सन कबीला एशियाई महाद्वीप पर शासन करने वाले 4 महान कुलों में से एक था। क्रिम्सन कबीले का वर्तमान मुखिया जोआक्विन क्रिम्सन था, उसकी पत्नी एलियाना क्रिम्सन थी। जैसे ही लियो, या यूं कहें कि अब अज़रियल को याद आया कि कैसे उसकी बड़ी बहन, जो अब उसके पास थी, नायक के हरम में चली गई थी, तो उसका चेहरा घृणा से भर गया। वह पहले से ही हरम रखने वाले लोगों से नफरत करता था, क्योंकि उसका मानना था कि वे लोग वफादार नहीं रह सकते या किसी से पर्याप्त प्यार नहीं कर सकते। इसके अलावा नायक ऐसा व्यक्ति था जिसे देवता समान रूप से प्यार और नफरत करते थे। वह जहां भी जाता था, खतरे को आकर्षित करता था। मैं उसे उसके साथ रहने की इजाज़त नहीं दूंगा, उसने कसम खाई और फिर से उठकर अपने शरीर को खींचा। कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन लगातार खतरे में रहे।
पिछले मालिक की भावनाओं और यादों को विरासत में पाकर वे अब मूलतः उसके अपने थे। वह व्यक्ति बन गया था। आपके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मैं जानता हूं कि यह हम दोनों के लिए एक दयनीय बहाना लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, अजील ने कहा, वर्तमान और पूर्व दोनों को वचन देते हुए। उसकी दाहिनी आंख से एक आंसू बह निकला जिसे उसने जल्दी से पोंछ दिया। वह सब कुछ और हर व्यक्ति जो वह अपने पिछले जीवन से जानता था चला गया था, हमेशा के लिए। अब क्या? अज़रियल कार के शीशे में अपनी परछाई देखकर उलझन में पड़ गया। उसके बाल बड़े हुए और बिखरे हुए थे, जिससे पता चलता था कि उसकी आखिरी यादें काफ़ी समय पहले ही गुजर चुकी थीं। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी को क्या हुआ। अचानक किसी और को अपना पिता कहना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जिस तरह उसे विरासत में मिली यादें, उसी तरह उसने पिछले इज़राइल क्रिम्सन से बाकी सभी चीज़ों के साथ भी ऐसा ही किया। ठीक है, मैं अपनी स्थिति जांच सकता हूँ। स्टेटस एक होलोग्राफिक इंटरफेस है जो किसी व्यक्ति की जानकारी प्रदर्शित करता है, जो केवल उस व्यक्ति को ही दिखाई देती है। अपनी स्टेटस स्क्रीन की मदद से कोई भी व्यक्ति कम से कम आसानी से यह पता लगा सकता है कि उसकी रुचियां क्या हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मीयता तभी जान सकता है जब वह ग्रेड 3 जागृत हो जाए। केवल 2 विधियां हैं जो आपको किसी मानव के मन कोर को उन्नत करने में मदद कर सकती हैं। पहला वह है जिसे वास्तव में कोई पसंद नहीं करता, जो हवा में मैना का उपभोग करने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी थका देने वाला हो सकता है तथा अन्य विधि की तुलना में इसमें प्रगति अत्यंत धीमी होती है। दूसरी विधि अपग्रेड करने के लिए सबसे आसान है या कम से कम आसान है, क्योंकि आपको बस एक शून्य प्राणी के मैना कोर का उपभोग करना है। शून्य प्राणियों और मनुष्यों दोनों के लिए मन कोर उनके हृदय के बगल में होते हैं, हालांकि कुछ शून्य प्राणियों के लिए हृदय की स्थिति भिन्न होगी। मैना कोर अभी भी वहीं रहेगा। शून्य प्राणियों को मारने के बाद आपको मैना कोर को खोदकर निकालना होगा और उसका उपभोग करना होगा। यह विधि किसी व्यक्ति को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है और यह अधिक प्रभावी भी है। हालांकि शायद ये सबसे आसान और सबसे सुरक्षित नहीं था। बेशक, ग्रेड 3 एबिसल के मैना कोर का उपभोग करना ग्रेड 3 दानव की तुलना में बहुत अधिक फायदेमंद होगा, लेकिन ये तभी होगा जब ग्रेड 3 एबिसल को मारने वाला मानव भी ग्रेड 3 उन्नत हो। यदि कोई ग्रेड 3 विशेषज्ञ ग्रेड 3 दानव के मैना कोर का उपभोग करने की कोशिश करता है तो उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा मृत प्राणी के मन कोर हमेशा के लिए नहीं रहते, जिसका अर्थ है कि वे 2-48 घंटे बीत जाने के बाद खराब होने लगेंगे और अपना मूल्य खो देंगे। शून्य प्राणी जितना उच्च रैंक वाला होगा, उसका मन कोर उतना ही लंबे समय तक टिकेगा। हालांकि अपनी स्थिति देखने से पहले मुझे एक चीज़ जांचनी होगी। अज़रियल ने अपनी आवाज़ में थोड़ी उत्तेजना और प्रत्याशा के साथ कहा। उसे एक पुस्तक में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके द्वारा पढ़ी गई अधिकांश समान कहानियों की तरह उसके पास भी कुछ अनोखा होगा जो उसे नायक की तरह मजबूत बनने में मदद करेगा? प्रणाली। फिर भी उसे भारी निराशा हुई कि उसे नायक की तरह सिस्टम संबंधी सुविधाएं नहीं मिलीं। ये नायक तो उसके जैसा ट्रांसमिग्रेटर भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... कितना अनुचित है। वह थोड़ा उदास हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे भी नायक की तरह लाभ मिलेगा। पब फ्यूचर एड्स। ये प्रणाली मूलतः वैसी ही थी जैसा कि कहा गया था, एक ऐसी प्रणाली जिसे केवल पाथ ऑफ हीरोज का नायक ही देख सकता था। इससे उसे बहुत सारे लाभ मिले और उसके लिए मजबूत बनना बहुत आसान हो गया। वह स्वास्थ्य औषधि, तलवार कला खरीदने में सक्षम हो गया, और यहाँ तक कि वह जितना मजबूत होता गया, उसने अधिक आत्मीयताएं अनलॉक की और अपने स्तर के शून्य प्राणियों के मैना कोर भी प्राप्त किए। जाहिर है, सिस्टम ने उन्हें नायक को यूं ही नहीं सौंप दिया क्योंकि उसे उनके लिए खोज पूरी करनी थी, जो शायद उसे मिलने वाले पुरस्कारों के लिए काफ़ी उचित था। फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी कोई व्यवस्था हो। जैसा कि अज़रियल ने खुद से कहा, उसने अपनी स्थिति विंडो की जांच करने का फैसला किया। स्थिति योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। स्थिति स्क्रीन योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नाम अज़रियल क्रिम्सन। आयु 16। लिंग पुरुष। शीर्षक मृत्यु का पुत्र।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मन कोर रैंक मध्यवर्ती, मन कोर ग्रेड 3, मन कोर स्तर 2। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। समानताएं, बिजली चमकना, बर्फ, अद्वितीय कौशल। पुनः करें योजक चिन्ह ग्रेटर दैन एक बार उपयोग करें। तलवार कला, मौत का नृत्य। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 0% महारत। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आत्मा हथियार, शून्य भक्षक। आत्मा कवच, कोई नहीं। आत्मा प्रतिध्वनियां, कोई नहीं। लॉक किया गया। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन उच्च रैंक तक पहुंचने पर अनलॉक होता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कोई नहीं। लॉक किया गया। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन उच्च रैंक पर पहुंचने पर अनलॉक होता है। कोई नहीं। लॉक किया गया। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन उच्च रैंक पर पहुंचने पर अनलॉक होता है। कोई नहीं। लॉक किया गया। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन उच्च रैंक पर पहुंचने पर अनलॉक होता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... हम जब अज़रियल ने अपनी स्थिति विंडो पढ़ी तो उसका दिमाग खाली हो गया। वह इस तथ्य से परिचित था कि उसकी यादों में सब कुछ बंद होने से पहले वह केवल ग्रेड 2 जागृत था, लेकिन अब वह किसी तरह ग्रेड 3 इंटरमीडिएट बन गया। वह 16 वर्ष की आयु में ही नायक के समान स्तर पर पहुंच चुका था। ... और 16। अज़रियल का खून जम गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आखिरी यादें कितने समय पहले चली गईं। वह सिर्फ 14 साल का था जब सब कुछ अंधकार में हो गया था। तो 2 साल हो गए। 2 साल से यादें गायब हैं, या शायद मैं सचमुच न केवल अपने पिछले संसार में बल्कि इस संसार में भी मर चुका हूँ, बल्कि इस शरीर में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। मृत्यु का पुत्र। उसे जो उपाधि मिली थी उसे बुदाते हुए उसने विवरण पढ़ा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मृत्यु का पुत्र। मृत्यु के देवता ने तुम पर दया की है और तुम्हें जीवन का एक और मौका तथा अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है। इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अपने शीर्षक का विवरण पढ़कर अज़रियल की सांस ठंडी पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के बारे में क्या सोचे। एक ईश्वर ने उसे सचमुच दया करके दूसरा मौका दिया था, तो इसका मतलब यह है कि अब देवता वास्तविक हैं। जैसा कि अज़रियल ने खुद से कहा, उसने अपने अनोखे हुनर रीडो को परखने का फैसला किया। अनोखा हुनर हर किसी को ग्रेड 3 इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने के बाद मिलता है, लेकिन उसे अपनी यादों में कभी याद नहीं आया कि कोई ऐसा अनोखा हुनर भी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। समय बर्बाद न करते हुए उसने उसका विवरण पढ़ने का फैसला किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दोहराएं, मृत्यु के देवता और उनके आशीर्वाद से प्राप्त अनोखी उपाधि के साथ आपने एक ऐसा कौशल अर्जित किया है जो पहले कभी न देखा और न सुना गया।
मृत्यु का पुत्र होने का अर्थ है कि मृत्यु ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मौत को धोखा दे पाना, यह पागलपन है। इस दुनिया में मरने की संभावनाएं पहले से ही बहुत अधिक थीं, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा कौशल था जो उसे एक और मौका दे रहा था। सोचिए, मृत्यु का देवता इतना उदार होगा। अज़रिएल ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए खुशी से कहा। खुश होकर उसने तलवारबाजी की ओर देखा। उसे याद आया कि उसे कभी तलवारबाजी की कला नहीं मिली थी, जिसका अर्थ था कि मृत्यु के देवता ने भी उसे यह वरदान दिया था। मैं अब निश्चित रूप से इस बात की शिकायत नहीं करूंगा कि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। मृत्यु का नृत्य नामक तलवार कला, जो संभवतः पहले कभी नहीं देखी या सुनी गई थी, जैसे कि अद्वितीय कौशल रीडो जो उसके पास है, पहले से ही बहुत मूल्यवान था। हालांकि वह अति आत्मविश्वासी नहीं होने वाला था, क्योंकि वह रीडो का उपयोग कभी नहीं करना चाहता था। शून्य भक्षक हो, वह तलवार जो पिता ने मुझे मेरे पहले शून्य प्राणी को मारने के बाद उपहार में दी थी। वह खुश था कि कम से कम उसके पास अभी भी वह विश्वसनीय तलवार थी जो उसके पिछले स्वरूप के साथ थी। हालांकि दुर्भाग्यवश उसे कभी भी आत्मिक कवच नहीं मिला। लॉक किए गए सोल इकोज की ओर देखते हुए वह जानता था कि जब वह ग्रेड 3 विशेषज्ञ तक पहुंचेगा तो यह अनलॉक हो जाएगा। नरक, वह जानता था कि एक मास्टर और ग्रैंड मास्टर को और भी अधिक मिलेगा, लेकिन अजीब को उसकी स्थिति पर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि सोल इकोज। तो मृत्यु देवता का आशीर्वाद पाने का एक और लाभ है ना। पुनः शांत होने के बाद अज़रिएल ने घूमना शुरू कर दिया। वह जानता था कि वह संभवतः मृत्यु क्षेत्र में है, क्योंकि सब कुछ त्याग दिया गया था और टूट गया था। यदि वह बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहता तो शून्य प्राणी से उसका सामना होने की संभावना बहुत अधिक थी, और वह भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं था। यद्यपि उसे पिछले अज़रिएल के अनुभव हो चुके थे, फिर भी उसका मन और शरीर सब कुछ सुझाने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा जीवन बहुत तेजी से बदल गया था। अभी तक जब वह पुरानी खंडहर इमारतों को देख रहा था तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उद्धरण चिन्ह ... इस जगह वह सचमुच आशा करता था कि शायद वह गलत था और केवल पागल हो रहा था। लेकिन जितना अधिक वह घूमता और खोजता, उतना ही अधिक उसे सबसे बुरे की आशंका होने लगती। वह जिस शहर में था वह एक भूतिया बंजर भूमि बन गया था। इमारतें ढह रही थीं, सड़कें टूटी हुई थीं और वीरान था। प्रकृति ने जो कभी उसका अपना था उसे वापस ले लिया था, और हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। जब वह अंततः रुका तो उसने एक ऊंची संरचना को देखा। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसके सामने कभी एक भव्य स्मारक था जो मानवीय उपलब्धि का प्रतीक था, अब खंडहर में खड़ा है। जंग ने उसके लोहे के ढांचे को जंग लगा दिया था और बेलों और काई ने उसकी सतह पर कब्जा कर लिया था, जिससे वह धातु अपने पुराने स्वरूप के एक काले टेढ़े मेढ़े कंकाल में बदल गई थी। 150 वर्ष पहले मानव उपलब्धियों के शिखर पर स्थित एक समय के खूबसूरत स्मारक को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे कहाँ हैं। ... यूरोप, अर्थात द सिटी ऑफ लव में। अरे, आखिरी जगह जहां वह खुद को पा सकेगा वह यूरोप था। ये संभवतः सबसे खराब महाद्वीप है जहां वह रह सकता है। यूरोप में उत्तर को छोड़कर हर जगह मूलतः मृत्यु क्षेत्र था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? यहाँ तक कि रेडो भी मुझे नहीं बचा पाएगा। निश्चित रूप से रीडो उसे एक और मौका दे सकता है, लेकिन वह केवल एक बार ही होगा। उसे यकीन था कि यूरोप के मध्य में एक पूरा दिन रुकने से यहाँ रहने वाले खतरनाक जीव उसे कई बार मार डालेंगे। शायद मृत्यु का देवता उतना उदार नहीं था जितना उसने सोचा था। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि मृत्यु देवता ऊपर से उस पर हंस रहे हैं। उन्होंने काले वस्त्र पहन रखे हैं जो उनके चेहरे के उस हिस्से को छोड़कर बाकी सब को ढके हुए हैं, जो काली धुंध से घिरा हुआ है, तथा उनके दाहिने हाथ में एक लंबी काली डरावनी डरांती है। या शायद नीचे से, मानो अपने विचारों की पुष्टि करते हुए, वह शहर पर मंडराते भूरे बादलों के पीछे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन सकता था। अरे, मुझे सचमुच दूर जाने की ज़रूरत है। अज़रिएल अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसने पीछे से चीखने की आवाज़ सुनी, जिससे उसके पसीने छूट गए। घबराहट में पीछे मुड़ते ही उसने सड़क के अंत में वही चीज़ें देखी जिनसे बचने की उसने कोशिश की थी। 5 भेड़िए जैसे जीव वहां खड़े थे, अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूर रहे थे। उनके शरीर, जिनके बाल झड़ चुके थे, नग्न, दागदार और काली पड़ चुकी त्वचा दिखा रहे थे, और कुछ हिस्से सड़ चुके थे। उनके गालों के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। उनके मसूड़े खुले हुए थे और उनके खुले मुंह से लार लगातार टपक रही थी, जो फर्श पर जमा हो रही थी।
उनसे निकलने वाली गंध बहुत भयानक थी, जिसके कारण अज़रियल को उल्टी निगलनी पड़ी जो उसके गले में चढ़ गई। उद्धरण डॉट 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 मुझे रोमांटिक कॉमेडी की दुनिया में क्यों नहीं भेजा जा सकता, अरे। अपने मन में चीखते हुए अज़रियल ने अपनी आंखों में मन को निर्देशित किया, अपने सामने शून्य प्राणियों के मनकोर में झांका। उनमें से 3 तो ग्रेड 3 के जानवर हैं, लेकिन अंतिम 2 ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के जानवर हैं। ग्रेड 1 के इस जानवर की एक आंख भी गायब थी, जिससे यह और भी अधिक भयानक लग रहा था। हालांकि अब अज़रियल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसके सामने मौजूद शून्य प्राणी उससे कमज़ोर थे। माना जाता है, इस समय उनकी समस्या ये थी कि उनका शरीर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, और उनका मन भी बहुत थका हुआ था। उसकी स्मृतियों से यह बात स्पष्ट थी कि आखिरी बार उसने किसी शून्य प्राणी से 2 वर्ष से अधिक समय पहले लड़ाई लड़ी थी। क्रिम्सन कबीले का बेटा होने के बावजूद वह एक औसत किशोर हाई स्कूल का छात्र भी था। शांत हो जाओ, ले अज़रियल, मैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। पब फ्यूचर एड्स। एक अप्रत्याशित ऊंची चीख उसके होठों से निकल गई जब डरावने शून्य भेड़िए अचानक उसकी ओर बढ़ने लगे। तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? तुम लोग अच्छे छोटे पिल्ले हो, है ना? प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रेड 3 के 2 शून्य भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। नहीं लगता है। उसके दाहिने हाथ में एक कटाना प्रकट हुआ, जिसका ब्लेड बिल्कुल काला था, मानो अंधकार ने उसे निगल लिया हो। मूठ पर काले और लाल रंग के जटिल डिजाइन बने हुए थे। शून्य भक्षक कटाना जो उसके पिता ने उसे उपहार में दिया था। उसका अपना आत्मा हथियार जो अन्य रैंक वाले हथियारों के विपरीत जितना अधिक वह करता है उतना ही मजबूत होता जाता है। माना के आगमन ने पृथ्वी पर सब कुछ बदल दिया। माना पत्थर एक वास्तविकता बन गए, जिससे मजबूत संरचनाओं और ज्यादा शक्तिशाली हथियारों का निर्माण हुआ। मन पत्थरों द्वारा निर्मित हथियार को व्यक्ति के अपने मन द्वारा सशक्त बनाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इसे, उदाहरण के लिए, एक मास्टर रैंक वाले मानव द्वारा उपयोग किया जा सकता है। बेशक एक मास्टर रैंक वाला मानव एक संत के हथियार को संभालने या चलाने में सक्षम नहीं होगा, और एक विशेषज्ञ का हथियार एक मास्टर रैंक वाले मानव द्वारा संचालित होने पर आसानी से टूट जाएगा, जिससे कई मनुष्यों के लिए नायक बनना महंगा हो जाएगा क्योंकि उन्हें हर बार रैंक बढ़ने पर एक नया हथियार खरीदने की आवश्यकता होगी। सौभाग्यवश जिनके पास आत्मा हथियार है उन्हें ये समस्या नहीं होती। शायद अज़रियल के रूप में उसने जो प्रशिक्षण लिया था वह उसके दिमाग में बैठा हुआ था। उसने सहज रूप से शून्य भक्षक को अपने सामने ठीक उसी समय स्थापित कर लिया जब पहले शून्य भेड़िए ने उसे काट लिया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। सौभाग्य से ग्रेड 3 इंटरमीडिएट होने के कारण उसकी तलवार भी ग्रेड 3 के जानवर के तीखे दांतों से कहीं अधिक मजबूत थी। उसने अपने दाहिने पैर से भेड़िए को लात मारी, जिससे वह वापस उड़कर अन्य खाली भेड़ियों की ओर चला गया जो उसे देख रहे थे। जैसे ही वह अपनी बाईं ओर घूमा, उसने महसूस किया कि उसके मन के केंद्र से उसकी नसों में मन का प्रवाह हो रहा है। फ्रॉस्ट वॉल। वह उस पर झपटते हुए ग्रेड 3 के दूसरे भेड़िए की ओर चिल्लाया। कुछ ही क्षणों बाद अज़रियल और निकट आ रहे जानवर के बीच बर्फ की एक दीवार उभर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके अंदर एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ गया था। मैं अज़रियल हूँ, याद रखना, अब लियो नहीं बल्कि अज़रियल। नहीं, उसने खुद से कहा, ये सही नहीं है। मैं अब सिर्फ अज़रियल या लियो नहीं हूँ, मैं दोनों ही हूँ। अब मैं कोई एक्स्ट्रा या साधारण हाई स्कूल का छात्र नहीं रहा। वह लड़का नहीं जिसने कार दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया। वह अतिरिक्त पात्र नहीं जो नायिका और नायक को एक साथ लाने के लिए कथानक साधन के रूप में मर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अज़रियल क्रिम्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी साधारण या भुला दिए गए व्यक्ति के मार्ग पर नहीं चलेगा। बर्फ की दीवार तब टूट गई जब एक के बजाय ग्रेड 3 के सभी 3 जानवरों ने उस पर हमला करने का निर्णय लिया। जब वे मुंह खोलकर झपटे तो उनके धारदार दांत चमक रहे थे। उसने उनकी काली आंखों में रक्त पिपासा महसूस की। आश्चर्यजनक रूप से उसका मन अत्यंत शांत हो गया क्योंकि वह निडर होकर आने वाले जानवरों का सामना कर रहा था। समय धीमा पड़ता प्रतीत हुआ क्योंकि सूचना की एक और लहर अनायास ही उसके दिमाग में भर गई। अज़रियल के शरीर के चारों ओर लाल बिजली चमकने लगी और उसके मुंह से काली धुंध निकलने लगी। धुंध और बिजली शून्य भक्षक के चारों ओर कुंडलित हो गई। और तब पहला रूप, मौत का फूल। अज़रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा जब शून्य भेड़िए उसके चेहरे से मात्र कुछ इंच की दूरी पर उसे अपना भोजन बनाने के लिए तैयार होकर उसके पास आ गए। वह अचानक अपने स्थान से गायब हो जाता है तथा ग्रेड 3 के जानवरों से कुछ मीटर पीछे तथा ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के जानवरों के सामने पुनः प्रकट होता है। लाल बिजली और गहरे कोहरे का एक खूबसूरत पगडंडी जैसा नृत्य अज़रियल और ग्रेड 3 के जानवरों को घेर लेता है। फिर कोहरा काले गुलाबों में बदल जाता है, लाल बिजली के साथ कड़कते हुए।
कुछ ही क्षणों बाद वे हवा में विलीन हो जाते हैं। शून्य भक्षक को झुलाते हुए काला रक्त जमीन पर फैल गया, क्योंकि अज़रिएल ने अपने पीछे 3 धमाके सुने। पीछे मुड़कर उसने देखा कि ग्रेड 3 के जानवरों के निर्जीव शरीर सड़क पर पड़े थे, उनकी कटी हुई गर्दनों से खून बह रहा था। अज़रिएल की रक्त लाल आंखें मृत लग रही थीं। उन आंखों में कोई भावना नहीं थी, नीरस, जीवन से रहित। लेकिन अगले ही पल एक स्टेटस अपडेट हुआ जो उसकी दृष्टि में दिखा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। स्थिति अपडेट। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पहला फॉर्म प्राप्त। तलवार कला मौत का नृत्य। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 5% महारत 1। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पहला रूप मौत का फूल। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अपने सामने अचानक स्थिति अपडेट देखकर वह अपनी स्थिति से बाहर आ गया, क्योंकि वह अपनी स्थिति में परिवर्तन और ग्रेड 3 जानवरों के निर्जीव शरीर को देखकर हैरान था। उसके बाद उसने ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के जानवरों की ओर देखा जो उसे सावधानी से देख रहे थे, और उसने कसम खाई कि वह उनकी उन काली आंखों में कुछ देख सकता था। डर। उन दोनों के बीच नज़र दौड़ाते हुए उसके मन में केवल एक ही विचार आया। अभी क्या हुआ? मृत्यु का फूल। जो कुछ भी हुआ वह बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्पष्ट स्वप्न में था। पहला फॉर्म है ना, और ये तो मुझे ये भी नहीं दिखाता कि कितने फॉर्म हैं। अज़रिएल ने 3 सिरविहीन शवों को देखते हुए बुदबुदाया। अजीब बात यह है कि उसे उतनी थकान महसूस नहीं हुई जितनी उसने सोची थी। निश्चित रूप से मृत्यु के नृत्य के प्रथम रूप को प्रदर्शित करने में कुछ मन की लागत आई, लेकिन उतनी नहीं जितनी उसने अपेक्षा की थी। शायद मैंने मृत्यु के देवता का थोड़ा पहले ही आकलन कर लिया था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक ग्रेड 1 का भेड़िया उस पर झपटा। अचानक से अचंभित होकर अज़रिएल के पास इतना समय नहीं था कि वह अपना पूरा शरीर हटा सके या शून्य भक्षक को उठा सके। अपने शरीर को बगल में झुकाते हुए उसने जल्दी से अपने दाहिने कंधे की हड्डी को बर्फ से जमा दिया, इससे पहले कि वह जानवर उसे काट सके, जिससे वह उसकी गर्दन से हट जाए। दरार। जब दांत उसके दाहिने कंधे में गड़ गए तो बर्फ के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। आह, ये बहुत दुखदाई है। दर्द से चीखते हुए, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया था, उसने अपनी जीभ काट ली। उसका बायां हाथ लाल बिजली की तरह कड़क रहा था जब उसने उसे भेड़िए के सिर में घुसा दिया, जिससे उसका दिमाग भून गया। उसके हाथ के मस्तिष्क में घुसने की अनुभूति और खोपड़ी के टूटने की भयानक आवाज़ ने अज़रिएल को अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया और उसके गले में उठ रही उल्टी को निगलने पर मजबूर कर दिया। अरे, ये तो बहुत घिनौना लगता है। भेड़िया के सिर से हाथ हटाते ही वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका बायां हाथ उसके खून से काला पड़ गया था, जिससे अज़रिएल को उल्टी आने लगी। यह महसूस करते हुए कि वह फिर से विचलित होने वाला है, उसने अपने कटाना को और कसकर पकड़ लिया और जल्दी से उस ओर देखने लगा जहां आखिरी बचा हुआ शून्य भेड़िया था। ग्रेड 2 का वह जानवर अब वहां नहीं था। उसने अपना सिर जहां भी घुमाया, उसे भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। पूरे 1 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि भेड़िया सचमुच भाग गया था। मुझे लगता है इसीलिए उसकी 2 आंखें थीं, जो इस वाली से अलग थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रेड 2 भेड़िया इतना समझदार था कि उसने समझ लिया था कि अपने 3 साथियों की अचानक मृत्यु देखकर वह भी मर जाएगा। छी, मुझे हमेशा से बिल्लियां ज्यादा पसंद थीं। ये कहते हुए उसने अपने दाहिने कंधे के घाव को फिर से जमा दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। उसके पास अपने घावों को भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मफ। अरे, उन बिना चमड़ी वाले कुत्तों के काटने से बहुत दर्द होता है। खैर, मुझे तो शुरू से ही ध्यान भटकाना नहीं चाहिए था, लगता है। वह भाग्यशाली था कि उसने बर्फ का उपयोग तेजी से किया, अन्यथा ग्रेड 1 का जानवर उसका पूरा हाथ काट देता। उद्धरण ... अरे, मुझे ठंड लग रही है। अज़रिएल ने कुछ फटे, गंदे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं पहना था, और उसके शरीर पर जमी बर्फ के कारण वह और अधिक कांपने लगा तथा उसके दांत बजने लगे। ठीक है, मुझे संभवतः उन मेनाकोर को इकट्ठा करना चाहिए, उसने खुद से कहा।
उसने तय किया कि इससे पहले कि कोई और शून्य प्राणी उसे ढूंढ ले, वह उनके मन कोर को सोख लेगा। उसे यकीन था कि शून्य भेड़ियों के साथ उसकी लड़ाई ने उनमें से कुछ को आकर्षित किया होगा। यद्यपि वह ये जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि क्या उसके जैसा तुच्छ व्यक्ति उच्च श्रेणी के शून्य प्राणियों द्वारा मारने या खाने के लायक होगा या नहीं। उसने अपने कटाना से जहां दिल होना था वहां एक सटीक चीरा लगाया। ब्लेड आसानी से मांस में घुस गया, लेकिन उसकी बीमार करने वाली गर्मी और खून और अपशिष्ट की गंध से उसे घुटन होने लगी। शरीर में हाथ डालते हुए, मन के केंद्र को टटोलते हुए, उसका हाथ थोड़ा कांप उठा। जब उसकी उंगलियां चिकनी, कठोर सतह से टकराईं, तो उसने मुंह बनाया और उसे बाहर खींच लिया, जो खून और ऊतकों के टुकड़ों से सना हुआ था। उफ, ये तो घिनौना है, वह बुदबुदाया। अगले शरीर की ओर बढ़ते हुए, ये प्रक्रिया और भी आसान नहीं रही। हर बार जब उसे शव के अंदर हाथ डालना पड़ता, तो गर्म खून और अंगों की चिकनी, चिपचिपी बनावट का एहसास उसे उबकाई दिला देता। मैं नहाना चाहता हूँ। तारांकन 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 तारांकन। हाँ, फ्रांस में स्थापित एक सैन्य अड्डे, जो एक सुरक्षित क्षेत्र था, के गलियारों से गुजरते हुए रागना के होठों से एक थकी हुई आह निकली। रागना निस्संदेह सुंदर था, उसके बाल ताजे गिरे बर्फ की तरह शुद्ध और सफ़ेद थे, जो उसके कंधों तक चिकनी लहरों में लहरा रहे थे। उसकी तीखी नीली आंखें नीलम जैसी थीं, जो इतनी तीव्रता से चमक रही थीं कि मानो आत्मा में प्रवेश कर रही हों। वह लगभग 20 साल का लग रहा था, तराशी हुई और सुडौल नाक नक्श। ऊंचे गालों की हड्डियां मजबूत जबड़े को घेरे हुए थीं। उनकी दृष्टि में एक परिपक्वता थी जो अनगिनत अनुभवों को बयां करती थी। फिर भी, जो चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी, जिससे उनके आसपास से गुजरने वाला हर व्यक्ति भय और सम्मान से अपना सिर झुका लेता था, वह थी उनकी शक्ति और अधिकार की स्पष्ट आभा। उनकी उपस्थिति ही उन्हें देखने वालों में विस्मय और कंपकंपी दोनों पैदा करने की क्षमता रखती थी। ग्रेड 1 ग्रैंड मास्टर फ्रॉस्ट कबीले का मुखिया, जो एशियाई महाद्वीप पर शासन करने वाले 4 महान कुलों में से एक है। क्रिम्सन कबीला पूर्वी भागों पर शासन करता था, जबकि फ्रॉस्ट कबीला उत्तरी एशिया पर शासन करता था। उनके एक कदम पीछे उनका भरोसेमंद दाहिना हाथ और नौकर थॉमस चल रहा था। हालांकि थॉमस अपने स्वामी जितना सुंदर नहीं था, फिर भी वह निस्संदेह जीवित सबसे सुंदर पुरुषों में से एक था। उसके रेशमी सुनहरे बाल और पन्ने जैसी आंखें अंधेरी रात में अनगिनत तारों की तरह चमक रही थीं। हालांकि थॉमस अपने स्वामी की तरह ग्रेड 1 ग्रैंड मास्टर नहीं था, फिर भी वह ग्रेड 3 ग्रैंड मास्टर था। सरकारी एजेंट ने कहा है कि आपको आज जाने के बजाय कुछ और दिन फ्रांस में ही रुकना होगा, थॉमस ने सम्मानपूर्वक कहा और नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ गए। और वे खुद को क्या समझते हैं? रागना ने जवाब दिया। उसे और उन्हें याद दिलाएं कि फ्रॉस्ट कबीला सरकार के लिए काम नहीं करता है, न ही उनके पास हमें आदेश देने की शक्ति है। जनता के सामने रागनार यह प्रदर्शित करने आया था कि एशिया के 4 महान कुलों, विशेष रूप से फ्रॉस्ट कुल ने यूरोप को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार का समर्थन और सहयोग किया। लेकिन मुख्य कारण कुछ और था। फ्रांस और स्पेन में संभावित चरण 4-0 दरारों के बारे में कई रिपोर्टें आई हैं, फिर भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रागना 1 सप्ताह से अधिक समय से यहाँ रह रहे थे, क्योंकि मानवता पश्चिमी यूरोप में अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त नियंत्रण को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। हालांकि पिछले हफ्ते किसी भी तरह की शून्य दरार के दिखने के कोई संकेत नहीं मिले थे। इतना ही नहीं, फ्रांस में सम्राट से ऊपर के किसी शून्य प्राणी के होने का भी कोई संकेत नहीं मिला था। हम आज एक अंतिम जांच के बाद यहाँ से चले जाएंगे, रागना ने घोषणा की, जिससे इस समझौतावादी देश में लंबे समय तक रहने के प्रति उनकी उदासीनता प्रदर्शित हुई। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने कुछ लोगों को यहाँ रहने के लिए भेजूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो सेना की सहायता करूंगा। थॉमस ने बताया, वास्तव में, महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सिग्नलों में व्यवधान आ रहा है, जिसके कारण यूरोप के बाहर किसी से भी संपर्क करना असंभव हो गया है। हालांकि महाद्वीपों के बीच यात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। रागना रुक गया। थॉमस का सामना करते ही उसके चेहरे पर एक खींच उभर आई। उसके मन में जो बुरा एहसास था, वह और गहरा हो गया। ये समस्या कब से चल रही है? रागना ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... पिछले 1 घंटे से, थॉमस ने शांति से उत्तर दिया, हालांकि हल्के ठंडे पसीने ने उसकी चिंता को प्रकट कर दिया। रागना ने अपना सिर हिलाया और चलना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, हम आज ही जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार को बता दीजिए कि फ्रॉस्ट कबीला अपने प्रतिनिधि तभी भेजेगा जब सिग्नल बहाल हो जाएगा। वह एशिया लौटने के लिए दृढ़ था, उत्तर की ओर नहीं, बल्कि पूर्व की ओर। कल का दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त जोआक्विन क्रिम्सन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। कई लोगों की धारणा के विपरीत, चारों महान कुलों में कोई दुश्मनी नहीं थी, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। चारों में से क्रिम्सन कुल और फ्रॉस्ट कुल के बीच सबसे मजबूत रिश्ता था।
शायद इसी वजह से अधिकांश लोगों ने एशिया को प्राथमिकता दी, जहां 4 महान वंश एक दूसरे से लड़ने के बजाय कुशलतापूर्वक एक साथ काम करते थे। इस सहयोग के कारण ही हीरो अकादमी वहां स्थापित की गई थी। एशिया की शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी महान वंश के पतन से अराजकता फैल सकती थी। जोआक्विन और रागना बचपन से ही दोस्त थे और दोनों हीरो अकादमी में एक साथ पढ़ते थे। और कल ये जोआक्विन के इकलौते बेटे अज़रियल क्रिम्सन के जन्मदिन के अगले दिन होगा, जिसके बारे में पिछले 2 वर्षों से यह मान लिया गया था कि वह मृत है या लापता है। उद्धरण आखिरकार उन्होंने अभी तक उसकी मौत को स्वीकार नहीं किया है। खैर, ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी उसका शव मिला हो या उन्हें ठीक पता भी न हो कि क्या हुआ था, रागना ने गंभीर होकर सोचा, जोकिन और उसके परिवार के दुख को याद करते हुए। अंततः रागनार और थॉमस नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। फिर भी जैसे ही वे पास पहुंचे, दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अंदर हो रही बातचीत को ध्यान से सुना। क्या आपको लगता है कि उसने वास्तव में उन 4 शून्य भेड़ियों को अकेले ही मार डाला? अच्छा, क्या तुमने उसके साथ किसी और को देखा? उद्धरण चिन्ह। फिर भी वह बहुत युवा दिखता है और सुंदर भी। जल्दी से इस फुटेज को बाद के लिए सेव कर लो। क्या होगा यदि वह मानव न होकर वास्तव में स्किनवॉकर है? स्किनवॉकर हो या न हो, ये बहुत पैसे में बिक सकता है। ये सच हो सकता है, लेकिन वह एक घुमक्कड़ भी हो सकता है। भटकने वाला शब्द अक्सर ऐसे मानव को संदर्भित करता है जो दुर्भाग्यवश शून्य दरार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बाद स्वयं को मृत्यु क्षेत्र में पाता है। उनकी चर्चा से उत्सुक होकर रागना थॉमस के साथ आगे बढ़े, और जब वे नियंत्रण कक्ष के सामने एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन के पास पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को दबा दिया। इसमें एक ड्रोन का फुटेज दिखाया गया था जो एक किशोर लड़के के ठीक सामने खड़ा था। लड़का बेपरवाही से एक सिरविहीन वुल्फ की लाश पर बैठा था और अपने बाएं हाथ से, जो उस जानवर के खून से काला हो गया था, उसके खाली मनकोड़ से खेल रहा था। उसके बगल में जमीन में एक काला सा कटाना गड़ा हुआ था। बिखरे हुए लंबे काले बाल और रक्त लाल आंखें, उसके फटे हुए कपड़े और दाहिने कंधे पर बर्फ का टुकड़ा हाल ही में हुई लड़ाई का संकेत दे रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वह हल्की सी मुस्कान के साथ सीधे ड्रोन के कैमरे में देख रहा था। अचानक उन्होंने अपने दाहिने हाथ से ड्रोन को हल्के से थपथपाया, जिससे ड्रोन और कैमरा दोनों हिलने लगे। हेलो, क्या इस चीज़ में माइक है? यदि उसके सामने के दृश्य का वर्णन करने के लिए एक शब्द हो तो वह था कला। यदि यह पेंटिंग बाजार में होती तो वह निश्चित रूप से इसे खरीद लेता। वह लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह कटाना। शून्य भक्षक। रागना को लड़के के पास रखे कटाना को पहचानने में कुछ सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता? आखिरकार शून्य भक्षक मूल रूप से उसके सबसे अच्छे दोस्त, प्रतिद्वंद्वी और ऐसे व्यक्ति का था जिसे वह अपना भाई मानता था। उन दोनों के बीच कितनी बार झड़प हुई थी और शून्य भक्षक के कारण रागना को कितनी बार खून बहा था। वह जानता था कि शून्य भक्षक अंततः उसके इकलौते बेटे अज़रियल को उपहार में दिया गया था। उद्धरण। वह लड़का, नहीं, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे बिंदुओं को जोड़ने में अधिक समय नहीं लगा और वह कांपती हुई आंखों से लड़के को देखने लगा। केवल वह ही नहीं, बल्कि थॉमस भी उस लड़के को अत्यंत भयभीत दृष्टि से देख रहा था। लॉर्ड रागनार, ग्रैंडमास्टर थॉमस। अंततः अन्य लोगों ने रागनार और थॉमस की उपस्थिति देखी और सम्मान में तुरंत अपना सिर झुका लिया। ये लाइव फुटेज है न? थॉमस ने पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी क्योंकि वह संकुचित आंखों से ऑपरेटरों को देख रहा था। अपनी प्रतिक्रियाओं से भ्रमित होकर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ग्रैंडमास्टर थॉमस, ये पेरिस का लाइव फुटेज है जहां वह लड़का है। हमें अभी तक पता नहीं चला है कि यह स्किनवॉकर है, कोई अन्य प्रकार का शून्य प्राणी है, या कोई घुमक्कड़ है। क्या तुम लोगों ने चेहरे की पहचान की? रैगनर अचानक बोला। उसकी ठंडी संकुचित आंखें उनमें से प्रत्येक के सामने घूम गईं, जिससे वे कांपने लगे और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। हमारे पास है, लॉर्ड रागनर, लेकिन हमें कोई जोड़ी नहीं मिली है। अज़रियल क्रिम्सन, रागनर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जिससे सभी लोग उसकी ओर आंखें फाड़कर देखने लगे। क्या? क्रिम्सन कबीले के बेटे का अचानक नाम सुनकर महिला ऑपरेटर हैरान रह गई और बाकी सभी ऑपरेटर भी। यद्यपि अज़रियल क्रिम्सन को अपना चेहरा कभी भी जनता के सामने नहीं दिखाने के लिए जाना जाता था, लेकिन इससे वह और भी रहस्यमय और लोकप्रिय हो गया। और जो बात सबसे अधिक उभर कर सामने आई, अफवाहें फैल रही थीं कि अज़रियल क्रिम्सन पिछले 2 वर्षों से लापता है या मर चुका है। जाहिर है, चारों बड़े कुलों और सरकार ने अफवाहों को दबाने की पूरी कोशिश की। यदि 4 महान कुलों में से किसी एक का इकलौता पुत्र किसी कारणवश मर गया हो तो केवल देवता ही उसके परिणाम के बारे में बता सकते थे। पब फ्यूचर एड्स।
क्या मुझे अपनी बात दोहरानी होगी? रागना बोला। उसकी आवाज़ और भी ठंडी होती गई, क्योंकि कमरे में बैठे ऑपरेटरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं नहीं, क्षमा करें, हम इसे तुरंत कर रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद उनके कंप्यूटर के पीछे बैठे एक पुरुष ऑपरेटर ने चिल्लाकर कहा, जिससे सभी की निगाहें उसकी ओर चली गईं। हमें एक मैच मिल गया। हालांकि किसी ने भी उसके उत्साह को साझा नहीं किया, क्योंकि रागना और थॉमस के चेहरे गंभीर हो गए थे। वातावरण को और भी अधिक ठंडा होते देख सभी ने हौंफना शुरू कर दिया। मुझे उससे बात करने का कोई तरीका बताओ, रागना ने मांग की। एक ऑपरेटर ने उन्हें एक हेडसेट दिया, जिसमें एक अंतर्निहित माइक्रोफोन था, जिससे वे ड्रोन के माध्यम से बात कर सके। उद्धरण डॉट 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 ये वह नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। अगर यह सचमुच वही है, तो फिर वह इतने दिनों से कहाँ था? पिछले 2 साल वह कैसे जिंदा रहा? एक घुमक्कड़ के रूप में, इस उम्र में अकेले ही शून्य क्षेत्र में इतने लंबे समय तक जीवित रहना उसके लिए संभव नहीं था। भगवान हम पर कोई क्रूर मजाक कर रहे होंगे, महाराज, थॉमस ने धीरे से कहा, फिर भी उसके शब्द सबके कानों में गूंज गए। आज था अज़रिएल क्रिम्सन का जन्मदिन। किसी को भी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ कि फुटेज में दिख रहा लड़का वास्तव में अज़रिएल क्रिम्सन था। इसका कोई मतलब नहीं होगा, इस पूरे समय अकेले शून्य क्षेत्र में या यूरोप में जीवित रहना। अगर यह स्किनवॉकर है, तो मैं स्वयं वहां जाऊंगा और अपने हाथों से इसे मार डालूंगा। जब वह बोलने वाला था तो वह हिचकिचाया। उद्धरण डॉट 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 क्या होगा अगर यह सचमुच वही है? क्या होगा यदि इस बात की थोड़ी सी भी संभावना हो कि अज़रिएल क्रिम्सन किसी तरह बच गया हो? अज़रिएल के जीवित बचने की संभावना से उसके दिल में एक हल्की सी आशा जगी। यद्यपि वह अपने पिता के साथ उतना मेलजोल नहीं रखता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लड़के की परवाह नहीं करता था। यदि जोआक्विन या एलियाना को कभी कुछ हो जाता तो वह तुरंत दोनों बच्चों को गोद ले लेता और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता। इतना ही नहीं, वह वास्तव में अज़रिएल को सबसे अधिक पसंद करता था। यद्यपि अधिकांश लोग इसे नहीं देख सके, लेकिन रागनार स्पष्ट रूप से देख सकता था। लड़का प्रतिभाशाली था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन किसी कारण से उसने कभी भी अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का निर्णय नहीं लिया, और जब भी रागना उसे मुकाबला करते देखता तो हमेशा खुद को रोकने की कोशिश करता। मुझे और जानना है, यहाँ बहुत सी अनजान बातें हैं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रागना ने अपने सामान्य उदासीन भाव के साथ लड़के से शांतिपूर्वक कहा। अज़रिएल के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, जो बाद में राहत भरी मुस्कान में बदल गया। हाँ, मैं कर सकता हूँ। कितनी राहत की बात है। आप देखिए, ओह, इसे फिर क्या कहा गया? ओह हाँ, एक घुमक्कड़, उसने ड्रोन के कैमरे की ओर प्रसन्नतापूर्वक बोलते हुए खुद से सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे बचा लिया जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज़्यादा समय तक जीवित रह पाऊंगा। फिर भी रागना ने लड़के पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कोई भी कुछ बोलने या आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वे रागना और लड़के के बीच खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। वह आवाज़, रागना जोआक्विन के बेटे की आवाज़ भूल गया था। ऐसा कहा जाता है कि किसी करीबी की मृत्यु के बाद आप सबसे पहले उसकी आवाज़ को भूल जाते हैं। लेकिन उद्धरण डॉट 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 कुछ गड़बड़ है। वह इतना बेफिक्र क्यों है? यूरोप के खतरनाक हिस्से में भटक रहे किसी व्यक्ति के लिए वह किसी कारण से बहुत शांत प्रतीत होता है। जैसे शून्य प्राणी उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वह पहले ही कुछ जानवरों को मार चुका है। रागनार को संदेह होने लगा, क्योंकि उसे पता चला कि वह लड़का शायद अज़रिएल नहीं है। कुछ संदिग्ध लग रहा है, महाराज। शायद यह एक जाल भी हो सकता है, थॉमस ने धीरे से कहा। उसकी आंखें होलोग्राफिक स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। रागना ने जवाब में केवल गुनगुनाया, वह सही कह रहा है। शायद ये हमें बहकाने के लिए एक जाल है। तो क्या ये सचमुच एक स्किनवॉकर है? रागनार के भीतर आशा और संदेह का टकराव हो रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। क्या आज का दिन उपहार है या अभिशाप? ये पुष्टि करने का कि वह लड़का वास्तव में अज़रिएल था, एकमात्र तरीका ये था कि वह स्वयं वहां जाए या थॉमस को भेजे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां जाना सुरक्षित है या नहीं। यदि वह वास्तव में स्किनवॉकर था, तो उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे अज़रिएल क्रिम्सन का शरीर कैसे मिला। इसमें और भी कुछ छिपा हो सकता है। उनकी ताकत और संख्या अज्ञात थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यही वजह है कि हम यूरोप के बाहर संचार के लिए अपने उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? और बेल्जियम में सो रहे लेविथान श्रेणी के शून्य प्राणी का अचानक गायब हो जाना। उद्धरण डॉट 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 किसी कारणवश सम्राट और टाइटन रैंक भी गायब हैं। उसके दांत पीसते हुए उसकी रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई।
जब मैं यूरोप के अन्य सैन्य ठिकानों को संभावित छठे चरण या शायद फ्रांस में 7वें चरण के खतरे के स्तर के बारे में संकेत दूंगा तो संदेश भेजने के लिए तैयार रहें। उनके शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे नियंत्रण कक्ष में बैठे हर व्यक्ति पर वज्रपात हो गया हो। कमरे में और भी अधिक खामोशी छा गई जब वे सभी भय से रागनर के पीले चेहरे को देखने लगे। चरण 7 का खतरा स्तर चरण 7 शून्य दरार की उपस्थिति को इंगित करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... ऐसी संभावना है कि जिसे हम देख रहे हैं वह एक अपवित्र स्किनवॉकर है, शायद थोड़ा नीचे, लेकिन ये समझ में आता है कि चरण 7 शून्य दरार हमारे ध्यान में आए बिना प्रकट हुई है और लेविथान रैंक वाला शून्य प्राणी दूसरों के साथ गायब हो गया है। रागना ने विस्तार से बताया, लेकिन किसी को भी जरा भी राहत नहीं मिली क्योंकि उनके दिलों में भय भर गया था। क्या यूरोप का पतन निश्चित था? अगला महाद्वीप कौन सा होगा? शून्य क्षेत्र में छिपे उन दुष्स्वप्नों में से कितने बार बार प्रकट होंगे? रागना के दोबारा बोलने से पहले सभी के मन में विभिन्न विचार घूम रहे थे। हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, इसीलिए हमें सिग्नल के साथ इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे सामने वाला असल में अज़रिएल क्रिम्सन हो। महाराज, हमें उससे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, थॉमस ने पुनः कहा, तथा रागना को याद दिलाया कि लड़का उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। रागना देख सकता था कि लड़का तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कैमरे की ओर देख रहा था। उद्धरण ... ये वास्तव में अज़रिएल जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है और वह अधिक सुंदर हो गया है। वह सचमुच आशा करता था कि वह सिर्फ पागल हो रहा है, लेकिन शून्य क्षेत्र में उसने जो भयावहता का सामना किया था, वह जानता था कि सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना बेहतर है। पहले मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? उसका प्रश्न सुनकर लड़के के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। यदि यह वास्तव में स्किनवॉकर है तो यह मानव हाव भाव की नकल करने में अपनी तरह का सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, रागना ने सोचा, जैसे उसके अंदर आशा की किरण फिर से जल उठी हो। शायद वह गलत था, कृपया गलत हो, मन ही मन प्रार्थना करते हुए लड़के ने अंततः जटिल आवाज में अपने प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि आप पहले से ही जानते हैं या नहीं, शायद आप जानते हों और मेरे मुंह से इसकी पुष्टि करना चाहते हों। मेरा नाम अज़रिएल क्रिम्सन है, मैं जोआक्विन और एलियाना क्रिम्सन का पुत्र हूँ। अज़रिएल की आवाज़ सुनकर रागना ने अपने दांत पीस लिए। धिक्कार है, क्या मुझे खुद जाकर देखना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... महाराज, हमें उनसे सवाल पूछते रहना चाहिए। एक स्किनवॉकर को केवल यादों का एक हिस्सा ही विरासत में मिलता है, थॉमस ने सलाह दी, जबकि रागना ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। क्या होगा अगर यह स्किनवॉकर नहीं बल्कि कोई अन्य अज्ञात शून्य प्राणी है? किसी ने बुदबुदाया, लेकिन सभी ने पुरुष ऑपरेटर की बात सुनी और उसकी ओर मुड़े। रागना और थॉमस ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, फिर दोबारा अज़रिएल की ओर देखा। इस बार रागनार बोला, माइक की ओर नहीं, बल्कि ऑपरेटर की ओर और शायद स्वयं के लिए तथा वहां मौजूद सभी लोगों के लिए। तब तो ये दुनिया वास्तव में शुरू से ही बर्बाद है। स्पेशल फोर्स अल्फा स्क्वाड और बीटा स्क्वाड को बचाव अभियान के लिए तैयार करो, रागना ने अचानक आदेश दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा मेडिकल टीम भी तैयार कर लीजिए, उन्होंने होलोग्राफिक स्क्रीन के माध्यम से अज़रिएल के जमे हुए कंधे पर नजर डालते हुए कहा। हमें पूछताछ में जल्दी करनी होगी। अगर वह सचमुच अज़रिएल क्रिम्सन है तो उसका एक ही जगह पर बैठे रहना समझदारी नहीं है, थॉमस ने रागनार के पास हल्के से कहा। जब मेडिकल टीम के साथ साथ SFAQ और SFBQ की तैयारी पूरी हो जाएगी तब हम निकलेंगे। अगर तब तक हमें जवाब नहीं मिलता तो हम अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करेंगे, रागना ने फिर कहा। उसकी नज़र अज़रिएल पर टिकी हुई थी और उसने अपना माइक चालू कर दिया। हम वास्तव में कैसे जान सकते हैं कि आप वास्तव में अज़रिएल क्रिम्सन हैं? उन्होंने अज़रिएल की सिकुड़ी हुई भौहों को देखते हुए पूछा। रागना ने अज़रिएल की अभिव्यक्ति में कोई भी विवरण न चूकने का दृढ़ निश्चय किया तथा उसकी असली पहचान निर्धारित करने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं सचमुच अज़रिएल क्रिम्सन हूँ, अज़रिएल ने ड्रोन के माध्यम से खुद से कहा, और इससे पहले कि रागना विस्तार से बता पाता, अज़रिएल की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि मैं उन स्किनवॉकर्स में से एक हूँ, है ना? अज़रिएल के आश्चर्य से रागना के दांत पीस गए। अरे, मैं और क्या सोचूं? एक साथ इतने सारे संयोग तो नहीं हो सकते। रागना अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड के बाद रागना ने फिर से बात की और अपना संयम पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम सचमुच हमें दोष दे सकते हो? जोआक्विन क्रिम्सन और एलियाना क्रिम्सन का बेटा अज़रिएल क्रिम्सन अचानक यूरोप के बीचों बीच प्रकट हो गया।
रागना ने स्क्रीन के पार से अज़रियल को अपनी आंखें सिकुड़ते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह आवाज़, अज़रियल अचानक बोला, उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। क्या यह आप हैं, अंकल रागना? रागना की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, उसके बाद वह अपना सामान्य ठंडा व्यवहार पुनः अपना लिया। नहीं, यह अभी भी एक स्किनवॉकर हो सकता है जिसके पास संभवतः उसकी यादें हैं। लेकिन फिर यह कैसे और कब हुआ? आह, मुझे खेद है कि मुझे आपकी आवाज़ पहचानने में इतना समय लगा। मेरा शरीर और सिर वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि पेरिस पहुंचने का मेरा अनुभव बहुत आरामदायक नहीं रहा, अज़रियल ने हंसते हुए अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए बताया। खैर, इससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आप मुझसे इतने सतर्क क्यों हैं। इससे पहले कि रागनार जवाब दे पाता, नियंत्रण कक्ष या पूरे बेस में एक असामान्य उपस्थिति महसूस की गई जिससे सभी लोग तनाव में आ गए। वहाँ कौन है? हम। रागना और थॉमस अपना सिर नहीं घुमा पा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दबाव उनकी गति को रोक रहा है, क्योंकि उनके पीछे से एक आवाज़ आ रही थी। हाँ, मुझे संदेह है कि एक साधारण बच्चा यूरोप में खुद को पाकर खुश होगा। कमरे में मौजूद एक भी व्यक्ति उस आवाज़ को पहचानने में असफल नहीं हुआ। रागना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जैसा कि थॉमस की भी थीं। वह यहाँ क्यों है? उसके मन में चीख पुकार मच गई। अचानक दबाव खत्म हो गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर उसने उस आखिरी व्यक्ति को देखा जिससे मिलने की उसे उम्मीद थी। उसने थॉमस और रागना पर खतरनाक तरीके से अपनी नज़रें सिकोड़ लीं, जिससे दोनों के पसीने छूट गए। पब फ्यूचर एड्स। उस आदमी की आंखों में जरा भी मुस्कान नहीं थी। उसके सामने खड़े आदमी के छोटे छोटे लाल बाल थे जो ताजे बहे खून की तरह जीवंत और बिखरे हुए थे, तथा उसके चेहरे पर अद्भुत आकर्षण पैदा कर रहे थे। उसकी आंखें उसी तीव्रता से मेल खाती हुई गहरे मनमोहक लाल रंग से चमक रही थीं। उसके बालों की हर लट उस हल्की रोशनी में झिलमिला रही थी। सेंट सोलोमन, एक ऑपरेटर चिल्लाया। रागनार और थॉमस को छोड़कर सभी लोग एक घुटने पर बैठ गए, सिर झुका लिए। अपना माइक बंद करते हुए रागना ने सोलोमन को संबोधित किया। संत सोलोमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोलोमन ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और अपना सिर बढ़ा चढ़ाकर हिलाया। क्या बात है, ग्रैंडमास्टर रागना? मैंने घर पर जो वीडियो गेम खेल रहा था उसे खत्म कर दिया और ताज़ी हवा लेने का सोचा। यूरोप में ताज़ी हवा। रागना के माथे पर नसें उभर आईं और उसने गहरी सांस ली। शांत हो जाओ, रैगनार। वह अभी भी एक संत है। थॉमस ने इससे दूर रहने का निर्णय लिया तथा अज़रियल की ओर देखने लगा, जो अधीरता से ड्रोन को देख रहा था। इसके अलावा मुझे लगा कि 1 घंटे पहले उस बच्चे लेविथान का मन अचानक गायब हो गया। चूंकि तुम पहले से ही यहाँ थे और सबसे सक्षम थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ पता होगा, सोलोमन ने रागना की आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो तुमने ध्यान दिया है ना? ओह हाँ, क्या कोई मुझे ऐसा हेडसेट दे सकता है ताकि मैं उससे बात कर सकूं? सोलोमन ने सहजता से पूछा। एक ऑपरेटर कांपते हाथों से आगे बढ़ा, सोलोमन को हेडसेट दिया और फिर उसका चेहरा देखे बिना ही भाग गया। हाँ, आप लोगों को मेरे आसपास इतना तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, सोलोमन ने हेडसेट लगाने से पहले लोगों की प्रतिक्रिया देखकर हंसते हुए कहा। हेलो, टेस्ट, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अज़रियल के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था क्योंकि उसने तुरंत ही आवाज़ पहचान ली थी। संत सोलोमन, मुझे पता था कि तुम मुझे तुरंत पहचान लोगे, इन बोरिंग दादाजी से अलग। सोलोमन ने उत्साह से कहा, जिससे रागना के सिर की नसें उभर आईं। मैं कब से बूढ़ा हो गया? क्या मैं इसे आपका यहाँ होना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य? अज़रियल की बुदाहट सुनकर रागना भ्रमित हो गया, लेकिन उसने कुछ न बोलने का निर्णय लिया और सोलोमन को इसे संभालने दिया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे, मेडिकल स्क्वाड के साथ SFAQ और SFBQ में इतना समय क्यों लग रहा है? रागना के होठों से आह निकल गई, क्योंकि उसे आशंका थी कि जब बड़े कुलों और सरकार को पता चलेगा तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। अरे, मेरा मतलब है, तुम मुझे बदकिस्मत क्यों समझोगे? और इसके अलावा, क्या मैंने तुम्हें हमेशा यह नहीं कहा था कि तुम मुझे अंकल सोलोमन कहो, जैसे तुम उस बूढ़े आदमी को कहते हो? सोलोमन का स्वर हल्का फुल्का था, मानो स्थिति कोई गंभीर ही न हो, जिसके कारण लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। मेरा मतलब है, ये बुरा होगा यदि आप मुझे भी स्किनवॉकर मानते हैं, है ना? मैं वास्तव में मरने के लिए उत्सुक नहीं हूं, आप देखिए, अज़रियल ने घबराहट से कहा। तो फिर, क्या आप स्किनवॉकर हैं या नहीं? सोलोमन ने स्पष्ट रूप से पूछा, मानो ये सबसे सामान्य प्रश्न हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो हो गया, सोलोमन ने अचानक कहा, जिससे सभी चौंक गए। मुझे जाकर तुम्हें ले आने दो, ठीक है?
अगले 15 मिनट में मरने की कोशिश मत करना। फिर मिलते हैं। सोलोमन ने हेडसेट फेंक दिया और बाहर निकलने की तरफ चल पड़ा, जिससे सब हैरान रह गए। रुको, हम पहले से ही एसएफएक्यू और एसएफबीक्यू के साथ एक बचाव अभियान की योजना बना रहे हैं। रागना चिल्लाया, लेकिन सोलोमन ने अपना हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि सब ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत तेज और ताकतवर हूँ, सोलोमन ने जाते हुए आश्वासन दिया। उसके पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो रहा था। वह मुझे लेने आ रहा है। अज़रियल की आवाज़ पीछे से आई, लेकिन रागना ने होलोग्राफिक स्क्रीन के माध्यम से उसकी ओर देखने के लिए मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें बंद होते दरवाजे पर टिकी थीं, उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि सब ठीक है। वह हमेशा मुझे किसी न किसी तरह से याद दिलाते हैं कि उनके इस रवैये के बावजूद उन्हें कभी कम मत आंकना। यद्यपि सुलेमान के साथ सब कुछ गड़बड़ हो गया था, शायद यह अच्छा ही है कि वही यह जांचने के लिए जा रहा है कि क्या अज़रियल वास्तव में स्किनवॉकर है या नहीं। आखिरकार सोलोमन ड्रैगनहॉर्ट था, एक ग्रेड 2 संत। सोलोमन ड्रैगनहॉर्ट, सोचिए कि वह भी रागना फ्रॉस्ट के साथ यहाँ होगा। अज़रियल गहरी सोच में डूबा हुआ था और अपने सामने मंडरा रहे ड्रोन को देख रहा था। यह उसके लिए पहले से ही एक आश्चर्य था कि उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त रागना यहाँ था, लेकिन केवल वही नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली मनुष्यों में से एक भी यहाँ था। रागना फ्रॉस्ट, जो बचपन से ही अपने पिता का प्रतिद्वंद्वी था, न केवल वह बल्कि 4 महान कुलों में सबसे युवा मुखिया भी था। उन्होंने रागना को इतना सतर्क होने के लिए दोषी नहीं ठहराया क्योंकि वह भी ऐसा ही करता। अलावा, उसने 7 साल पहले अपने माता पिता को स्किनवॉकर्स के कारण खो दिया था। रागनार की मां की हत्या एक ग्रेड 1 टाइटन रैंक वाले स्किनवॉकर ने की थी, जिसने उसकी जान लेने के बाद उसकी जगह ले ली और फ्रॉस्ट एस्टेट में घुसपैठ की, तथा रागनार के पिता और फ्रॉस्ट कबीले के कई अन्य सदस्यों को मार डाला। इसे आज भी एशिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है, लेकिन सौभाग्य से वे स्किनवॉकर को हराने में कामयाब रहे। उसके बाद रैगनार ने अपने पिता की जगह फ्रॉस्ट कबीले का मुखिया बन लिया। एक स्किनवॉकर के कारण 1259 लोगों की जान चली गई, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे लगता है कि आप कभी नहीं जान सकते कि इस दुनिया में क्या हो सकता है। सोलोमन ड्रैगनहॉर्ट 26 वर्ष की आयु में ही ग्रेड 2 संत बन चुके थे, तथा उन्होंने पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के संत बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक राक्षस। उसे याद आया कि यद्यपि वह बहुत अधिक भोजों या अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल नहीं होता था, फिर भी जिन कुछ समारोहों में वह शामिल होता था उनमें सोलोमन हमेशा मौजूद रहता था। और किसी कारण से वह आदमी हमेशा अज़रियल से बात करता था। नहीं, मैं कारण अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि अज़रियल प्रतिभाशाली था। फिर भी उन्होंने कभी भी खुद को जनता के सामने दिखाने या अपनी प्रतिभा को उजागर करने की कोशिश नहीं की। वह गुप्त रूप से या जितना हो सके प्रशिक्षण लेना पसंद करता था। बेशक ज्यादातर बातें अपने पिता या अपने स्तर के किसी व्यक्ति से छिपाना नामुमकिन था। रागनार और सोलोमन की तरह, जिन्होंने आसानी से पता लगा लिया कि अज़रियल कितना प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में बात करने की कोशिश नहीं की। अपनी प्रतिभा को छिपाने का कारण सरल था। अज़रियल दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं चाहता था और इसके बजाय एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। उसे अपने करीबी लोगों के समान मार्ग पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने पूरी तरह से काम छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा लगन से प्रशिक्षण लिया, क्योंकि उनके पिता उनकी इस सोच को समझते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं युद्ध में सक्षम रहें। फिर भी पिछले अज़रियल के रवैये के कारण बहुत सारी गलतफहमियां सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं समझता। अपनी प्रतिभा को छिपाने की कोशिश के कारण, जाहिर है, सोलोमन जैसे लोग उत्सुक हो गए और हमेशा उससे बात करने की कोशिश करते थे और पूछते थे कि उसने अपनी बहन जैस्मीन की तरह खुद को कभी क्यों नहीं प्रकट किया। पब फ्यूचर एड्स। जब भी अज़रियल सुलेमान से बात करता था, उसके मन में एक ही विचार आता था। वह डरावना था, उसकी वो डरावनी मुस्कान और उसकी आंखों में वो नज़र। अपने मन में चिल्लाते हुए उसने अचानक ड्रोन के माध्यम से रागना को बोलते सुना, अज़रियल, सेंट सोलोमन लगभग 15 मिनट में आपके स्थान पर पहुंच जाएंगे। 15 मिनट? अच्छा, मैं सचमुच बहुत थक गया हूं और बस सोना चाहता हूं। धिक्कार है ये सोचना कि इतने कम समय में इतनी सारी चीजें घटित हो जाएंगी। केवल एक गिलास पानी पाने की चाहत में वह दूसरी दुनिया में पहुंच गया। मैं समझता हूं, ये सुनकर अच्छा लगा। अज़रियल ने अचानक बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि जमीन कोहरे से ढकी हुई थी। क्या बकवास है, अंकल रागना, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है?
सौभाग्य से ड्रोन अभी भी उसके करीब था, इसलिए वह अभी भी रागना से संवाद कर सकता था। कम से कम उसे तो यही उम्मीद थी, लेकिन किसी कारणवश उसे रागनार से कोई जवाब नहीं मिला। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने अचानक उठकर शून्य भक्षक को उठा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अरे, अब क्या हो रहा है? अज़री, क्या मुझे सुन सकती है? स्टेन अन आस्ट। अचानक उसने ड्रोन के माध्यम से रागना की आवाज़ सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ बार बार बंद हो रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी आवाज़ बार बार बंद हो रही है। वह अपने कानों में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था क्योंकि उसने अपने कटाना को और भी कसकर पकड़ रखा था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मुझे किसी और जगह चले जाना चाहिए था। धिक्कार है। एकमात्र ध्वनि हवा के जोर से चलने की थी। उसके बगल में खड़े ड्रोन की आवाज़ उसके उन्नत उपकरणों के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कोहरा पहले ही उसके घुटनों तक पहुंच चुका था और धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा था। यह अंतहीन लग रहा था, धूसर रंग का एक अनंत आवरण। अज़रियल की नज़रें हर जगह घूम रही थीं, उसके चारों ओर का सन्नाटा और अधिक दमनकारी होता जा रहा था। ड्रोन से रागना की आवाज़ गायब हो गई थी। 15 मिनट, बस 15 मिनट तक जीवित रहो। मन ही मन ये बात दोहराते हुए उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया है। मत जाओ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक उसके कान में एक आवाज़ फुसफुसाई। उसने बिना समय गंवाए खुद को दूर करने के लिए आगे छलांग लगा दी। जल्दी से पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां कुछ भी नहीं था। ड्रोन भी गायब हो गया था। लगातार बढ़ते कोहरे ने उसे निगल लिया था। अब वह उसकी कमर तक पहुंच गया था। क्या? जिसने भी उसके कान में फुसफुसाया था वह कहीं नहीं मिला। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह फट जाएगा। उसने महसूस किया कि उसका खून ठंडा हो गया है और वह अपने दांतों को भींच रहा था तथा अपने पैरों को कांपने से रोकने की कोशिश कर रहा था। आर भागो, मुझे भागना है और बचना है। 15 मिनट। रागनार ने कहा है कि सोलोमन के यहाँ आने में 15 मिनट लगेंगे। मैं अब मरकर रीडो इस्तेमाल नहीं करूँगा। सबसे पहले तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि रीडो कैसे काम करेगा। क्या यह उसे अतीत में वापस भेज देगा या उसके शरीर को पुनर्जीवित कर देगा? वह ये जानना नहीं चाहता। अज़रियल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अज़रियल। अचानक रागना की आवाज़ आई, लेकिन वह उसका स्थान नहीं बता सका। ऐसा लग रहा था जैसे रागना की आवाज़ उसके चारों ओर से आ रही हो। आखिर ये क्या हो रहा है? अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुरंत वहां से निकल जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, उस कोहरे में मत रहो। रागना की चीख अज़रियल को हताश होकर भागने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। कोहरा इतना बढ़ गया था कि सब कुछ अस्पष्ट हो गया था। धिक्कार है, कहीं न कहीं तो अंत होगा। वह सीधा दौड़ता रहा, लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर चला जाए, कुछ भी नहीं बदला। उसके चारों ओर घना अथाह कोहरा छाया हुआ था। वह नहीं जानता था कि यह किस शून्य प्राणी का है, लेकिन वह इसका पता लगाना नहीं चाहता था। भागो, बस भागते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल अचानक रुक गया क्योंकि उसने अचानक आगे एक काला साया देखा। यह क्या है? उसकी रीढ़ में एक और ठंडक दौड़ गई। उसका रोम रोम उसे भागने के लिए कह रहा था। फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। उसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। उसकी आंखें उस काले चित्र से हट नहीं पा रही थीं। कुछ ने उससे कहा, यदि वह एक क्षण के लिए भी अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ले तो मर जाएगा। वह आकृति को उसके आकार के अलावा कुछ भी नहीं पहचान सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा एक टेडी बियर पकड़े हुए हो। छोटा बच्चा जमीन पर बैठा था, भालू को गले लगा रहा था और रो रहा था। मत जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया, कृपया मुझे मत छोड़ो, मत जाओ। एक छोटी लड़की की सिसकने की आवाज़, बार बार वही शब्द दोहराना। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ हर जगह से आ रही है, बिल्कुल रागना की तरह। जहाँ कहीं कोहरा था वहाँ आवाज़ भी थी। मत जाओ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहले की तरह अचानक उसने लड़की को अपने कान के पीछे फुसफुसाते हुए सुना। इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ने। लॉर्ड रागना, हमने ड्रोन से दृश्य और श्रव्यता खो दी है। हालांकि अन्य सेंसर अभी भी सक्रिय हैं, ऑपरेटर ने सूचित किया, जबकि रागना और थॉमस की नज़रें होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जो वर्तमान में केवल काला दिखाई दे रहा था। निकटतम ड्रोन को उसके स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? रागना ने पूछा। महाराज, निकटतम ड्रोन को उसके स्थान पर पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। रागना के चेहरे पर उदासी छा गई। संत सोलोमन उस समय से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे।
मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। क्या इस समय पेरिस में कोई सक्रिय सैनिक है? ऑपरेटर ने रागनर के प्रश्न के उत्तर में केवल अपना सिर हिलाया, जिससे वह झुंझलाहट में भौचक्का हो गया। वह पहले से ही इस संभावना की ओर झुकने लगा था कि यह वास्तव में स्किनवॉकर नहीं बल्कि इज़राइल था। नहीं, उसे इस बात का पूरा यकीन था, ये वास्तव में इज़राइल था। संत सोलोमन चाहे कितने भी लापरवाह क्यों न हो, वे कभी भी इतनी लापरवाही नहीं बरतेंगे, भले ही वे इज़राइल के कितने भी पक्षधर क्यों न हों। रागनर ने अपने दांत पीसते हुए ड्रोन द्वारा दोबारा फुटेज दिखाए जाने का इंतजार किया। एक अन्य ऑपरेटर ने बताया, इसे 1 महीने पहले जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर मेजर हेनरिक्स ने देखा था। इज़राइल पर हमला करने वाला शून्य प्राणी फ्रांस में सुप्रसिद्ध था, या शायद शून्य प्राणी के इतने प्रसिद्ध होने का कारण ये था कि उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। रोता हुआ कोहरा। एक ऑपरेटर ने थॉमस को एक फाइल सौंपी, जिसने फिर उसे रागनार को सौंप दिया। योजक चिन्ह 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 शून्य प्राणी #1247। नाम द क्राइंग फॉग। रैंक अज्ञात। प्रकार अज्ञात। पहली बार देखा गया 26 अप्रैल 2144। अंतिम बार देखा गया 14 सितंबर 2148। पीड़ित 86 सक्रिय सैनिक लापता हो गए, जिनमें ग्रेड 1 विशेषज्ञ कैप्टन हेरोल्ड भी शामिल थे। विवरण। क्राइंग फॉग एक अज्ञात शून्य प्राणी पहली बार 4 साल पहले फ्रांस में देखा गया था। यह अज्ञात है कि यह किस चरण शून्य दरार से आया था। इसका असली रूप अभी भी अज्ञात है। क्या ये शून्य प्राणी स्वयं कोहरा है या कोहरा इसकी एक क्षमता मात्र है? ये शून्य प्राणी फ्रांस से कभी बाहर नहीं गया। बताया गया है कि पीड़ितों के लापता होने से पहले कोहरे के दायरे के अंदर और बाहर हमेशा एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ गूंजती रहती है। योजक चिन्ह 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 पब फ्यूचर विज्ञापन उद्धरण ये बिना किसी की जानकारी के इतनी जल्दी पेरिस कैसे पहुंच गया? रागनर ने शून्य प्राणी के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी को पढ़ते हुए सोचा, जो मूलतः कुछ भी नहीं था। शून्य प्राणी मुश्किल से ही दिखाई देता था, लेकिन जब भी वह दिखाई देता था तो उससे मिलने वाला व्यक्ति कोहरा गायब हो जाने के बाद गायब हो जाता था। संपर्क टूटने से पहले उन्होंने केवल 2 बार ड्रोन के माध्यम से कोहरा देखा था। ये तीसरी बार है जब हमें इसका फुटेज मिला है। हमें फाइल को अपडेट करने की ज़रूरत है ना? इज़राइल, क्या संत सोलोमन समय पर पहुंच पाएंगे? शायद रागनर की भावनाओं को देखते हुए थॉमस धीरे से बोला, यदि वह सचमुच शून्य क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों तक जीवित रहा है तो मुझे संदेह है कि यह उसे नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। शायद। थॉमस द्वारा उसे खुश करने के प्रयास के जवाब में रागनर ने केवल गुनगुनाया, मुझे सचमुच उम्मीद है कि वह सही है। तारांकन 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 तारांकन। पुस्तक में इस शून्य प्राणी का कभी कोई उल्लेख नहीं था, जिसका अर्थ है कि नायक को पहले कभी इस प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा था, या शायद उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन बाद के भाग में। इज़राइल को पता था कि कम से कम पहले भाग में नायक यूरोप नहीं गया था, लेकिन सिस्टम ने कुछ बार उसे कुछ खोजों के लिए अपनी रहस्यमय शक्तियों के साथ शून्य क्षेत्र में भेजा। शांत हो जाएं। इज़राइल की आंखें रोती हुई लड़की की छवि से कभी नहीं हटीं। एक बार भी उसने पलक नहीं झपकाए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर उस पर टिकी हुई थीं। वह जिस शून्य प्राणी का सामना कर रहा था वह संभवतः सबसे भयानक प्रकार का प्राणी था जिसका आप सामना कर सकते हैं। इसने शारीरिक रूप से हमला नहीं किया, बल्कि इसने मानसिक रूप से हमला किया। युद्ध में सबसे खराब प्रकार के हमले आखिरकार मानसिक हमले ही होते हैं। शून्य प्राणियों की लगातार फुसफुसाहट इज़राइल को लगभग चीखने के लिए पर्याप्त थी। उसकी आंखें दुख रही थीं। वह एक पल के लिए भी अपनी आंखें हटाने या पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पिछली लड़ाई के कारण उनके दाहिने कंधे में असहनीय दर्द हो रहा था। उसका शरीर और मन इतना थक गया था कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह एक पल के लिए भी आराम करेगा तो गिर पड़ेगा। कृपया मत जाइए।
कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। मत जाओ। अज़रियल को हर जगह लड़की की लगातार खामोश विनती सुनाई देती रही। कृपया, अरे, बस चुप रहो, कृपया। अज़रियल बुदबुदाया। वह डर गया था, उसके रोने की वजह से नहीं। नहीं, वह स्वयं से डर गया था। वह धुंधली सी अनुभूति जो चुपचाप उसके सीने में उठ रही थी। वह उस लड़की की आकृति के पास जाकर उसे दिलासा देने, उसे यह बताने के लिए मजबूर हो गया कि कोई बात नहीं, वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसे कभी न छोड़ना। अज़रियल इतना डर गया था कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी त्वचा को छूता हुआ ठंडा कोहरा उसे यातना जैसा लग रहा था। मत जाओ, अरे, हिलना भी मत। मन ही मन चीखता हुआ वह उस काले साए को घूरता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके घुटने सुन्न होने लगे हैं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। और फिर, जब वह लगभग थक कर चूर हो गया, सिसकियां फुसफुसाहटें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे दुनिया अचानक समय में थम गई हो। अब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वह काली छाया कोहरे में गायब हो गई, जिससे उसकी रुकी हुई सांस छूट गई। अज़रियल घुटनों के बल गिर पड़ा और अब और खड़ा नहीं रह सका। भगवान का शुक्र है, वह थका हुआ महसूस कर रहा था। बहुत थका हुआ। अपनी आंखें बंद करके अज़रियल ने अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की क्योंकि उसका दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। शाबाश अज़रियल, तुम बच गए। कोहरा उस जीव के साथ गायब हो गया है। अब अपनी आंखें खोलो। संत सोलोमन 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। अपने बगल में रागनर की स्पष्ट आवाज़ सुनकर उसे बहुत सुकून मिला। हाँ, धन्यवाद। जब अज़रियल ने जो कहा था वह करने ही वाला था और अपनी आंखें खोलने वाला था। वह ठिठक गया। रागनर की आवाज़ किसी लड़की की सिसकियों या फुसफुसाहट जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ एक ही दिशा से आ रही थी, जो उसके चेहरे के बिल्कुल पास थी। उसकी आवाज़ दिन की तरह स्पष्ट थी और अज़रियल उसके चेहरे पर उसकी सांस महसूस कर सकता था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अज़रियल ने अपनी आंखें और भी जोर से बंद कर लीं, उन्हें खोलने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। उसे रागनार की आवाज़ इतनी साफ क्यों सुनाई दे रही थी? वह अपने चेहरे पर उसकी सांसों का एहसास क्यों कर पा रहा था? और 15 मिनट, ये तो असंभव है। उसे यकीन था कि काफ़ी समय बीत चुका है, बशर्ते कि कोहरे या शून्य प्राणी में समय को स्थिर करने की क्षमता न हो, जिस पर उसे बहुत संदेह था। अज़रियल क्रिम्सन, यह क्या है? अपनी आंखें खोलो। संत सोलोमन 15 मिनट में यहाँ आएंगे। अज़रियल हर बार से हर उठता था जब उसे लगता था कि उसके पास जो भी है उसकी ठंडी सांसें उससे शांति से बात कर रही हैं। इन्हें मत खोलो, इन्हें मत खोलो, चाहे कुछ भी हो। अज़रियल क्रिम्सन, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। उसके बगल वाली आवाज़ अब रागनार जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ विकृत हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच उसके कानों से टकरा रहा हो। दांत पीसते हुए वह अपनी आंखें बंद किए रहा, अपने बगल वाली उस दर्दनाक आवाज़ को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। खोलो, 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 खोलो। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। आवाज़ तेज होती जा रही थी, चीखती हुई, उसके कानों से सचमुच खून बहने लगा था। आवाज़ बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी, कोई भी इंसान इतनी भयावह आवाज़ें ज़रा भी नहीं निकाल सकता। खोलो आंखें। संत सोलोमन। 15 मिनट, सेकंड बीतते रहे, मानो अनंत काल बीत गया हो, जब तक कि अज़रियल को अमानवीय चीखें दूर होती महसूस नहीं हुईं। ठंडी सांसें अब उसके चेहरे को नहीं छू रही थीं, जिससे उसने अपनी रोकी हुई सांस छोड़ दी। फिर भी अज़रियल ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। जब तक, भाई, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो, उसने अपने आगे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसके बावजूद वह क्या कर रहा है, ये सोच पाता उससे पहले ही उसकी आंखें खुल गईं। कि शून्य भक्षक को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। दूसरी तरफ मत देखो, दूसरी तरफ मत देखो। अरे, कितने मिनट बीत गए। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। लॉर्ड रागना, हमने ड्रोन से दृश्य और श्रव्यता खो दी है। हालांकि अन्य सेंसर अभी भी सक्रिय हैं, ऑपरेटर ने सूचित किया, जबकि रागना और थॉमस की नज़रें होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जो वर्तमान में केवल काला दिखाई दे रहा था। निकटतम ड्रोन को उसके स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? रागना ने पूछा। महाराज, निकटतम ड्रोन को उसके स्थान पर पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। रागना के चेहरे पर उदासी छा गई। संत सोलोमन उस समय से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। क्या इस समय पेरिस में कोई सक्रिय सैनिक है? ऑपरेटर ने रागना के प्रश्न के उत्तर में केवल अपना सिर हिलाया, जिससे वह झुंझलाहट में भौचक्का हो गया।
वह पहले से ही इस संभावना की ओर झुकने लगा था कि यह वास्तव में स्किनवॉकर नहीं बल्कि इज़राइल था। नहीं, उसे इस बात का पूरा यकीन था, ये वास्तव में इज़राइल था। संत सोलोमन चाहे कितने भी लापरवाह क्यों न हो, वे कभी भी इतनी लापरवाही नहीं बरतेंगे, भले ही वे इज़राइल के कितने भी पक्षधर क्यों न हों। रागना ने अपने दांत पीसते हुए ड्रोन द्वारा दोबारा फुटेज दिखाए जाने का इंतजार किया। एक अन्य ऑपरेटर ने बताया, इसे 1 महीने पहले जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर मेजर हेनरिक्स ने देखा था। इज़राइल पर हमला करने वाला शून्य प्राणी फ्रांस में सुप्रसिद्ध था, या शायद शून्य प्राणी के इतने प्रसिद्ध होने का कारण ये था कि उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। रोता हुआ कोहरा। एक ऑपरेटर ने थॉमस को एक फाइल सौंपी, जिसने फिर उसे रागनार को सौंप दिया। योजक चिन्ह 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 शून्य प्राणी #1247। नाम द क्राइंग फॉग। रैंक अज्ञात। प्रकार अज्ञात। पहली बार देखा गया 26 अप्रैल 2144। अंतिम बार देखा गया 14 सितंबर 2148। पीड़ित 86 सक्रिय सैनिक लापता हो गए, जिनमें ग्रेड 1 विशेषज्ञ कैप्टन हेरोल्ड भी शामिल थे। विवरण। क्राइंग फॉग एक अज्ञात शून्य प्राणी पहली बार 4 साल पहले फ्रांस में देखा गया था। यह अज्ञात है कि यह किस चरण शून्य दरार से आया था। इसका असली रूप अभी भी अज्ञात है। क्या ये शून्य प्राणी स्वयं कोहरा है या कोहरा इसकी एक क्षमता मात्र है? ये शून्य प्राणी फ्रांस से कभी बाहर नहीं गया। बताया गया है कि पीड़ितों के लापता होने से पहले कोहरे के दायरे के अंदर और बाहर हमेशा एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ गूंजती रहती है। योजक चिन्ह 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 उद्धरण ... ये बिना किसी की जानकारी के इतनी जल्दी पेरिस कैसे पहुंच गया? रागना ने शून्य प्राणी के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी को पढ़ते हुए सोचा, जो मूलतः कुछ भी नहीं था। शून्य प्राणी मुश्किल से ही दिखाई देता था, लेकिन जब भी वह दिखाई देता था तो उससे मिलने वाला व्यक्ति कोहरा गायब हो जाने के बाद गायब हो जाता था। संपर्क टूटने से पहले उन्होंने केवल 2 बार ड्रोन के माध्यम से कोहरा देखा था। ये तीसरी बार है जब हमें इसका फुटेज मिला है। हमें फाइल को अपडेट करने की ज़रूरत है ना? इज़राइल, क्या संत सोलोमन समय पर पहुंच पाएंगे? शायद रागना की भावनाओं को देखते हुए थॉमस धीरे से बोला, यदि वह सचमुच शून्य क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों तक जीवित रहा है तो मुझे संदेह है कि यह उसे नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। शायद। थॉमस द्वारा उसे खुश करने के प्रयास के जवाब में रागना ने केवल गुनगुनाया, मुझे सचमुच उम्मीद है कि वह सही है। तारांकन 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 तारांकन। पुस्तक में इस शून्य प्राणी का कभी कोई उल्लेख नहीं था, जिसका अर्थ है कि नायक को पहले कभी इस प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा था, या शायद उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन बाद के भाग में। इज़राइल को पता था कि कम से कम पहले भाग में नायक यूरोप नहीं गया था, लेकिन सिस्टम ने कुछ बार उसे कुछ खोजों के लिए अपनी रहस्यमय शक्तियों के साथ शून्य क्षेत्र में भेजा। शांत हो जाएं। इज़राइल की आंखें रोती हुई लड़की की छवि से कभी नहीं हटीं। एक बार भी उसने पलक नहीं झपकाए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर उस पर टिकी हुई थीं। वह जिस शून्य प्राणी का सामना कर रहा था वह संभवतः सबसे भयानक प्रकार का प्राणी था जिसका आप सामना कर सकते हैं। इसने शारीरिक रूप से हमला नहीं किया, बल्कि इसने मानसिक रूप से हमला किया। युद्ध में सबसे खराब प्रकार के हमले आखिरकार मानसिक हमले ही होते हैं। शून्य प्राणियों की लगातार फुसफुसाहट इज़राइल को लगभग चीखने के लिए पर्याप्त थी। उसकी आंखें दुख रही थीं। वह एक पल के लिए भी अपनी आंखें हटाने या पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पिछली लड़ाई के कारण उनके दाहिने कंधे में असहनीय दर्द हो रहा था। उसका शरीर और मन इतना थक गया था कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह एक पल के लिए भी आराम करेगा तो गिर पड़ेगा। कृपया मत जाइए, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता, मत जाओ। इज़राइल को हर जगह लड़की की लगातार खामोश विनती सुनाई देती रही। कृपया, अरे बस चुप रहो, कृपया।
अज़रियल बुदबुदाया। वह डर गया था, उसके रोने की वजह से नहीं, नहीं, वह स्वयं से डर गया था। वह धुंधली सी अनुभूति जो चुपचाप उसके सीने में उठ रही थी। वह उस लड़की की आकृति के पास जाकर उसे दिलासा देने, उसे यह बताने के लिए मजबूर हो गया कि कोई बात नहीं, वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा, उसे कभी न छोड़ना। अज़रियल इतना डर गया था कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी त्वचा को छूता हुआ ठंडा कोहरा उसे यातना जैसा लग रहा था। मत जाओ, अरे हिलना भी मत। मन ही मन चीखता हुआ वह उस काले साए को घूरता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके घुटने सुन्न होने लगे हैं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। और फिर जब वह लगभग थक कर चूर हो गया, सिसकियां फुसफुसाहटें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे दुनिया अचानक समय में थम गई हो। अब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वह काली छाया कोहरे में गायब हो गई, जिससे उसकी रुकी हुई सांस छूट गई। अज़रियल घुटनों के बल गिर पड़ा और अब और खड़ा नहीं रह सका। भगवान का शुक्र है, वह थका हुआ महसूस कर रहा था, बहुत थका हुआ। अपनी आंखें बंद करके अज़रियल ने अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की, क्योंकि उसका दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। शाबाश अज़रियल, तुम बच गए। कोहरा उस जीव के साथ गायब हो गया है। अब अपनी आंखें खोलो। संत सोलोमन 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। अपने बगल में रागनर की स्पष्ट आवाज़ सुनकर उसे बहुत सुकून मिला। हाँ, धन्यवाद। जब अज़रियल ने जो कहा था वह करने ही वाला था और अपनी आंखें खोलने वाला था। वह ठिठक गया। रागनर की आवाज़ किसी लड़की की सिसकियों या फुसफुसाहट जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ एक ही दिशा से आ रही थी, जो उसके चेहरे के बिल्कुल पास थी। उसकी आवाज़ दिन की तरह स्पष्ट थी और अज़रियल उसके चेहरे पर उसकी सांस महसूस कर सकता था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अज़रियल ने अपनी आंखें और भी जोर से बंद कर लीं, उन्हें खोलने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। उसे रागनार की आवाज़ इतनी साफ क्यों सुनाई दे रही थी? वह अपने चेहरे पर उसकी सांसों का एहसास क्यों कर पा रहा था? और 15 मिनट, ये तो असंभव है। उसे यकीन था कि काफ़ी समय बीत चुका है, बशर्ते कि कोहरे या शून्य प्राणी में समय को स्थिर करने की क्षमता न हो, जिस पर उसे बहुत संदेह था। अज़रियल क्रिम्सन, यह क्या है? अपनी आंखें खोलो। संत सोलोमन 15 मिनट में यहाँ आएंगे। अज़रियल हर बार से हर उठता था जब उसे लगता था कि उसके पास जो भी है उसकी ठंडी सांसें उससे शांति से बात कर रही हैं। इन्हें मत खोलो, इन्हें मत खोलो, चाहे कुछ भी हो। अज़रियल क्रिम्सन, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। उसके बगल वाली आवाज़ अब रागनार जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ विकृत हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच उसके कानों से टकरा रहा हो। दांत पीसते हुए वह अपनी आंखें बंद किए रहा, अपने बगल वाली उस दर्दनाक आवाज़ को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। खोलो, 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 अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। आवाज़ तेज होती जा रही थी, चीखती हुई। उसके कानों से सचमुच खून बहने लगा था। आवाज़ बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। कोई भी इंसान इतनी भयावह आवाज़ें ज़रा भी नहीं निकाल सकता। खोलो आंखें। संत सोलोमन। 15 मिनट, सेकंड बीतते रहे, मानो अनंत काल बीत गया हो, जब तक कि अज़रियल को अमानवीय चीखें दूर होती महसूस नहीं हुई। ठंडी सांसें अब उसके चेहरे को नहीं छू रही थीं, जिससे उसने अपनी रोकी हुई सांस छोड़ दी। फिर भी अज़रियल ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। जब तक भाई, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो, उसने अपने आगे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसके बावजूद वह क्या कर रहा है ये सोच पाता, उससे पहले ही उसकी आंखें खुल गईं। जब अज़रियल ने अपने सामने खड़ी आकृति को देखा तो उसके होठों से एक कमज़ोर, बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज़ निकली। एक लड़की, एक छोटी बच्ची, 9 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं, कमर तक लहराते खूबसूरत लंबे भूरे बालों वाली। उसकी पन्ने जैसी आंखें, जो कभी विशाल रात्रि आकाश में तारों की तरह चमकती थीं, अब अपनी चमक खो चुकी थीं। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ललिया वॉइड ईटर उसकी उंगलियों से फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वॉइड ईटर ज़मीन पर गिरा, उसने कोई आवाज़ नहीं की। अज़रियल के सामने उसकी छोटी बहन खड़ी थी, लिया करूमी। वह उसे एक बार फिर देखने के लिए, उसके चेहरे पर फिर से वो बड़ी सी मुस्कान देखने के लिए कुछ भी दे सकता था। वे पल जब वे आपस में झगड़ते थे कि कार के आगे कौन बैठेगा, वे पल जब वह उसकी पढ़ाई में मदद करता था। अपनी छोटी बहन को दोबारा अपने सामने देखकर अज़रियल को लकवा मार गया। वह अपनी एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ हो गया। वह गहराई से जानता था, वह जानता था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी छोटी बहन नहीं, बल्कि वह शून्य प्राणी थी। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा देखना चाहता था, वो फिर से उसके सामने था।
उसका मुंह बार बार खुलता और बंद होता रहा। उसे उससे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे। वह उससे माफ़ी मांगना चाहता था। यदि वह वहाँ होता तो शायद उस दुर्घटना का परिणाम बदल सकता था। काश उसने उनसे कहा होता कि वे घर पर ही रहें। काश उस दिन उसने कुछ अलग किया होता तो वह अभी भी जीवित होती। काश उस दिन उनसे झगड़ा न होता। भाई, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? अज़रियल की आंखें कांप उठीं जब उसने उसे देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे अब भी याद थी। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसकी सिसकियां सुनाई देने लगीं और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। क्यों? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे मरने क्यों दिया? तुम मेरे भाई थे, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। तुमने हमें धक्का देकर मार डाला। वह अज़रियल पर चिल्लाई, जिससे उसे अपना निचला होंठ काटने पर मजबूर होना पड़ा। उसे लोहे का स्वाद चखने लगा। पब फ्यूचर एड्स। लिया। जब उसने उसका नाम लेने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे माफ़ करना, मैं कसम खाता हूँ। अज़रियल की आवाज़ भारी हो गई और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को देखना बंद नहीं किया। मुझे बहुत खेद है। जो कुछ हुआ उसे बदलने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, न ही माँ और पिताजी से, मैं कसम खाता हूँ। हर शब्द बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी, फिर भी उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाए। झूठा, भाई झूठा है। तुम हमसे नफरत करते हो। तुमने खुद हमें ये बताया है। वह उस पर चिल्लाती रही। उसका दिल मानो चाकू से छलनी हो गया हो और चाकू बार बार घूम रहा हो। नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, लिया। मैंने कभी भी आपसे या माँ और पिताजी से नफरत नहीं की। मैं कुछ भी करूँगा, तुम्हें और माँ पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे बहुत दुख है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे तुम्हारे मरने का अफसोस न हो। अगर मैं कर सकता तो मैं अपनी जान तुम्हारी और माँ और पिताजी की जान के बदले दे देता। जैसे जैसे वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, प्रत्येक शब्द के साथ अज़रियल की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। कृपया मेरा विश्वास करो। अंत में वह चुपचाप बुदबुदाया। अब हमें छोड़कर मत जाओ, भाई। वह धीरे धीरे अज़रियल की ओर चलने लगी, जब तक कि वह उसके इतने करीब नहीं आ गई कि वह चाहे तो अपनी बाँह बढ़ाकर उसे पकड़ सके। मुझे मत छोड़ो, भाई। मेरे साथ रहो, हमारे साथ। अब हमें मत छोड़ो। आखिर में उसकी आवाज़ बिगड़ने लगी, फिर भी उसका रूप नहीं बदला। अचानक उसे पीछे से उसकी एक झलक दिखी। अज़रियल अपने पीछे कुछ लोगों को देख सकती थी। सभी उसकी ओर मुंह करके खड़े थे, फिर भी उनके सिर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या किसी चीज़ ने उन्हें फाड़ दिया हो। वे सभी वहां विशिष्ट काली सैन्य वर्दी पहने खड़े थे। अजीब बात यह थी कि अज़रियल को उन्हें देखते हुए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नज़रें फिर से लिया से मिलीं। मानो यह कोई सपना ही था। वह उसके पीछे पड़े सैनिकों को भूल ही गया था। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना छोटा, नाजुक हाथ अज़रियल के सामने बढ़ाया। हमारे साथ जुड़ें, भाई। हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। आप, मैं, माँ और पिताजी, हम सब फिर से एक खुशहाल परिवार हैं। तुम्हें बस मुझे स्वीकार करना होगा। हम अनंत काल तक साथ रहेंगे, मैं वादा करता हूँ। उसकी आवाज़ फिर से वही सामान्य सी थी जो उसे हमेशा याद रहती थी। धीरे से उसने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। क्या मैं सचमुच उसके साथ फिर से रह सकता हूँ? क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे माफ़ कर देगी? अगर मैं उसके साथ शामिल हो जाऊं, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि हम फिर से साथ हो सकेंगे? फिर से एक परिवार, माँ और पिताजी एक ही मेज़ पर बैठकर साथ खाना खा रहे हैं। आशा ने उसके टूटे हुए दिल में फिर से भर दिया, जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, जब तक कि वह उसके हाथ को छूने से बस कुछ इंच दूर था। एक पल के लिए वह किसी अजीब वजह से झिझका। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि कुछ अजीब है। लेकिन अंत में उसने केवल अपना सिर हिलाया। ठीक है, वह मेरी छोटी बहन है। बेशक मुझे उसके साथ रहना चाहिए। ये कहते हुए वह फिर से उसका छोटा सा हाथ थामने ही वाला था कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी वह चली गई थी। कोहरा छंट गया था। उसके आसपास की हर चीज़ अचानक गायब हो गई। इमारतें, मलबा, छोड़ी गई कारें और 4 भेड़ियों के शव, वे सभी कोहरे में खो गए थे। कहीं से भी प्रकट होकर फिर उसी तरह गायब हो जाना। बस एक ही चीज़ बची थी, वो था उसके बगल में ज़मीन पर पड़ा वॉर ईटर, और उसके सामने वो ऊंचा स्मारक उसे घूरता हुआ देख सकता था। जो कुछ हुआ था उसे महसूस करके उसका दिल कांप उठा। लिया, नहीं, कृपया मत जाओ।